कहानी की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक मैजिशियन साहब अपने बंदों समेत एंटर हो चुके थे। एक्चुअली में यहाँ पर नेम्स का हार्ट लेने ही आया था, बट अपना मिशन कंप्लीट करने से पहले इसे गार्डियंस का सामना भी करना पड़ता है। रुक नामी बॉय इस सारी सिचुएशन का जब हमारे ड्रामे की फीमेल लीड वाना को बताता है तो वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है एंड जल्दी से अपने बंदों की हेल्प करने जाने लगती है। सब लोग वाना को यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं कि हमारी तो खैर है, अगर तुम्हारी लाइफ को कुछ हुआ तो फॉरेस्ट में मौजूद स्पिरिट्स एंड बाकी के नेफेंस को कौन संभालेगा। वाना की सोल को ही सब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए चूज किया गया था। खैर ये लोग उसे एक मैजिक बॉल में कैद करके वहाँ से दूर भेज देते हैं, बट फिर भी वो अब अपनी फुल पावर के साथ वापस आने का डिसाइड करती है। खैर बॉस को भी यहाँ से नेम्स हार्ट मिल चुका होता है। अब ये रियल है या नहीं वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है कि एक रूम में से कुछ लोग घोस्ट की आवाजें सुनकर और उससे डरकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। इस अपार्टमेंट के ऑनर का तो पैसे कमाने का यही जरिया था। वो लोगों से रेंट पहले ले लेती थी, बट घोस्ट होने की वजह से ये सारे लोग पहली रात ही वहाँ से भाग जाते थे और बाद में ये उन्हें पैसे वापस भी नहीं करती थी। इसी बात का उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। इस रूम में किसी और का नहीं बल्कि वाना का ही बसेरा था, तभी तो वो अपने अलावा किसी और को यहाँ पर टिकने भी नहीं देती थी। वाना अपने ट्री के साथ ही यहाँ आई थी, जो कि इस वक्त बेड की शक्ल में चेंज हो चुका था। निम्स का कनेक्शन किसी ना किसी ट्री के साथ जरूर होता है, तो वाना का भी अपने ट्री के साथ बॉडी एंड सोल के जैसा कनेक्शन था, तभी तो वो उसके साथ था। वाना की पावर्स अब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इन्हें अब एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि मैजिशियन के साथ फाइट करने में इनकी हेल्प कर सकता। सो अब हमें ड्रामे के मेन लीड टोन को दिखाया जाता है, जो कि पैसों के चक्करों में एक हॉन्टेड हाउस में ही रात बिताने वाला था। इसे घोस्ट वगैरह नजर आते हैं, सो ये साहब तो एक घोस्ट से बातें करके रात को यहाँ रहने का मुआहिदा भी कर लेते हैं। इवन के यहाँ पर मौजूद घोस्ट से इसकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। यहाँ से मिलने वाले पैसे वो सीधा अपनी ग्रैंडपा को ही देता है ताकि ऑर्फन्स बच्चों की हेल्प हो सके। ग्रैंडपा मॉन्क ने टॉन को भी एक जगह से अडॉप्ट किया था, तो इसी वजह से ऑर्फन होते हुए अपने ही जैसे बच्चों का खास ख्याल रखना टॉन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। और ये एक साथ में फर्नीचर कंपनी में जॉब भी करता है। यहाँ पर मौजूद डिप्टी मैनेजर साहब तो इसकी प्रमोशन रुकवाने के चक्रों में ही फिरता रहता है ताकि ये मेरी जगह आगे ना बढ़ सके, बट टॉन को इस सब की कोई भी परवाह नहीं होती। इसकी एक फ्रेंड योगर्ट है, जो कि खुद को वैसे इसकी गर्लफ्रेंड ही समझती है। योगर्ट वैसे तो अच्छी लड़की है, बट जब ये पैसे वगैरह गरीबों को देने की बजाय ऐसे ही फिजूल में खर्च करती है, तो इसी बात की वजह से टॉन इस पे काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है और उसे इसकी एक यही बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आजकल इसके हालात बुरे चल रहे होते हैं, तो इसलिए उसका मिशन अब कोई बहुत ही सस्ता अपार्टमेंट ढूंढकर वहाँ स्टे करने का था, जो कि ऑब्वियसली अब मैडम साहिबा उसे वही वाला देने वाली थी जिनमें वाना स्टे करती है। नेक्स्ट डे वो योगर्ट को भी कॉल करके उसे प्लेस पर आने को कह देता है। रास्ते में योगर्ट की गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो फिर वहां तक जाने के लिए मानुक की हेल्प लेती है एंड ये साहब भी उसी प्लेस पर ही रहते हैं जहां पर अब टॉन स्टे करने वाला था। टॉन जब एक पर्सन को थोड़ा सा परेशान देखता है तो वो उसे तसल्लियां देने लगता है। इस बात से वो फिर काफी हल्का फुल्का महसूस करता है। जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि टॉन तो उसी भूतिया रूम में रहने वाला है, तो इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता, मैडम आकर टॉन को वहां से लेकर जाने लगती है। वाना को भी पता चल चुका था कि आज फिर कोई उसका रूम देखने आया है, वो तो उसे मजा चखाने के लिए फुल तैयार हो जाती है। रूम में एंटर होते ही टॉन को फील हो जाता है कि आखिर यहाँ पर कौन रह रहा है। वो फिर मैडम को बाहर भेजकर वाना से बात करने लगता है, तो वाना काफी सरप्राइज होती है कि इसे मैं दिख कैसे रही हूँ। खैर जो भी था वो उसे अपने रूम से जाने के लिए कह देती है। टॉन तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने वाला नहीं था, वो तो उल्टा वाना को ही अपने रूम से निकल जाने का ऑर्डर दे देता है। इस बात से वाना को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक तो ये मुझसे डर नहीं रहा है और ऊपर से इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऑर्डर चलाने की, एंड वो अपने मैजिक से इसे बाहर किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ा देती है। अब उसे इस बात का भी पता चलता है कि इसे किसी और चीज से डर लगता हो या ना, ऊंचाई से जरूर लगता है। टॉन तो अब चीख कर सबको वहां पर इकट्ठा कर लेता है। तब तक योगर्ट भी यहाँ आ चुकी थी। वो खुद हैरान होती है कि इसे तो पता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, अब ये मंकी की तरह पे ऊपर कैसे पहुंच गया। अब जैसे तैसे करके सब लोग इसको नीचे उतारते हैं। सबको यही लग रहा था कि इसे सिर्फ घोस्ट नहीं ऊपर पहुंचाया है, बट ये उन्हें झूठ बोल देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक बर्ड की हेल्प कर रहा था, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला और मैं इतना ऊपर चला गया। वाना जो ये सब सुन रही होती है वो काफी शौक होती है कि आखिर ये सबको सच का क्यों नहीं बता रहा है। अब जरा रूम में आए तो सही, फिर मैं इसे मजा चखाऊंगी। मैडम तो अब पैसे लेने के चक्रों में होती हैं, इसलिए वो जल्दी से टॉन से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लेती हैं कि अगर कल को तुम बेशक घर छोड़कर चले भी गए तो मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे कोई नहीं वापस करने। रात को रॉक वाना से टॉन को लेकर ही डिस्कशन करता है कि शायद ये लड़का फ्यूचर में हमारे काम आएगा, लेकिन वाना को तो टॉन से कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, देख लेना तुम। बॉस साहब टाइगर के टीथ लेने गए थे और जख्मी हो गए ही वापस आते हैं। रेम्प हार्ट की मदद से वो अपने वाउंड को ठीक तो कर लेते हैं एंड फिर अपने ब्लैक मैजिक के लिए उन्होंने सारी चीजें इकट्ठी भी कर ली थी। यहाँ से मिलने वाली पावर से उन्होंने अब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना था कि फ्यूचर में डेथ गॉड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बट यहाँ पर उन्हें फील होता है कि जैसे उनके पास मौजूद हार्ट रियल नहीं है बल्कि फेक है। इस बात से उन्हें तो फिर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे योगर्ट टॉन के अपार्टमेंट पहुंची होती है। उसका इरादा उसके रूम को डेकोरेट करके उसे सरप्राइज देने का था। रिश्वत वगैरह देके ऑनर से वो की ले लेती है। सबको पता चल गया था कि योगर्ट मैडम 321 रूम में जा रही है। एक अंकल तो बैट लगा लेते हैं कि देख लेना ये 1 मिनट के अंदर अंदर ही रूम से बाहर निकल आएगी, और वाकई में वाना इन सबको इतना ज्यादा डरा देती है कि ये सब वहाँ से भागने की करते हैं। योगर्ट जल्दी में मैनअप पे गिर जाती है, तो उल्टा हेल्प करने पर थैंक्स कहने की बजाय वो उसे थप्पड़ ही मार देती है कि तुमने मुझे टच क्यों किया। वो भी सोचता है कि कितनी खड़ूस लड़की है ये। योगर्ट फिर जल्दी से टॉन को कॉल करके उसे रूम में मौजूद घोस्ट का बताती है एंड साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें उस रूम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो रात को उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए आ गया होता है।
एंड फिर शरीफाना तरीके से वो वाना को अपने रूम से जाने का कह देता है कि रेंट मैं पे कर रहा हूँ तो रहूंगा भी मैं, ना कि तुम। सब लोग उसके रूम की तरफ देखने को लगे होते हैं। अब यहाँ पर मौजूद अंकल तो फिर से सबके साथ शर्त लगा लेते हैं कि देख लेना ये अभी रूम से बाहर आ जाएगा जैसे कि पहले लोग आ जाते हैं। वाना तो गुस्से में टॉन को मैजिक के थ्रू बेड के साथ बांध देती है। यहाँ पे टॉन कुछ बुड़बुड़ाने लगता है तो ये बेड खुद ही उसे छोड़ देता है। इस बात से वाना काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। अंकल बेड हार गए थे और उन्हें अब मजबूरी में सबको पार्टी भी देनी ही पड़ती है। टॉन तो रूम में बड़े आराम से अपनी ड्रेस उतारता है, इस बात की बिना परवाह किए कि यहाँ पर लड़की भी मौजूद है, और बड़े आराम से बेड पर लेट जाता है। वाना गुस्से में उसे अपने बेड से उठने के लिए कहती है, बट वो तो हिलने का नाम भी नहीं लेता कि जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब वाना फिर अपने मैजिक से इस पूरे बेड को हिलाने लगती है। टॉन की आवाजें सुनकर सभी लोग उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं कि हो ना हो जरूर ये लड़का घोस्ट के हथों चढ़ गया है। वाना मैजिक से टॉन को सड़क के बीच में लाकर बिठा देती है। एक गाड़ी इनके पास आने ही वाली होती है कि उसी वक्त टॉन जल्दी से वाना का हाथ पकड़ लेता है। इधर एक लड़का आखिरकार टॉन के रूम में घुस ही गया था। तब तक ये साहब जिंदा सलामत रूम में आ चुके थे। इसके पूछने पर वो उसे यही बताता है कि मैं तो जस्ट कॉकरोचेस को देखकर ही चीख मार रहा था, इससे पहले कि वो उसे कोई और क्वेश्चन करता। टॉन उसे जल्दी से अपने रूम से बाहर निकाल लेता है। अब टॉन तो यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला था, सो वो वाना के साथ एग्रीमेंट करता है कि क्यों ना हम दोनों ही यहाँ पर इकट्ठे रहें, ना मैं तुम्हें तंग करूंगा और ना तुम मुझे करना। वाना जब उसकी बात पे एग्री करती है तो रुक इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। रात को टॉन को नींद नहीं आ रही होती तो वाना बकायदा अपने मैजिक के थ्रू उसे सुलाती भी है। रुक के पूछने पर वाना उसे बताती है कि जब इसने मुझे टच किया था तो तब मुझे सब दिख गया था कि कैसे ये ऑर्फन बच्चों की केयर करता है। सो फिर इसकी काइंडनेस को देखते हुए मैं इसे यहाँ ठहराने के लिए मानी हूँ। एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि निम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग वाना किसी से लव नहीं कर सकती है, और वो भी काफी श्योर होती है कि मैं ह्यूमंस के चार्म में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली हूँ। खैर दूसरी तरफ बॉस साहब ने एक प्रोटेक्टर को पकड़ा होता है। उसे अवाना एंड उसके साथ मौजूद ट्री की तलाश थी, क्योंकि उसे लगता था कि हो ना हो हार्ट उन्हीं लोगों के पास है। बट ये बंदा तो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, फिर भी बॉस हार मानने वाला नहीं था। वो अब खुद ही वाना को तलाश करने का डिसाइड करता है। आज तो टॉन को ऑफिस जाने से काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है। ऊपर से योगर्ट पीस से मिलने आ गई थी। जो को शक था कि इस रूम में एक फीमेल घोस्ट रहती है। अब वो तो चाहती थी कि टॉन जल्दी से यहाँ से चला जाए, बट वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। एंड साथ में उसे ये भी कहता है कि यहाँ कोई घोस्ट मोस्ट नहीं रहती, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सबको भी इनकी फाइट का पता चल गया था। खैर यहाँ पर जो भी हार मानने वाली नहीं थी, वो ऑनर और बाकी सबको घोस्ट होने का प्रूफ देने के लिए एक शेमस को बुलवाने का सोचती है कि तब सबको सच का पता चल ही जाएगा। टॉन की जिस बंदे से अपॉइंटमेंट थी वो तो बस एक ठर की किस्म का ही था। उसी की महबूबा के साथ ही टॉन का इनकाउंटर भी हो जाता है। एंड उसे देखते ही उसकी महबूबा को तो फर्स्ट साइड इससे लव हो गया था। खैर लेट आने की वजह से सिया टॉन के साथ होने वाली डील को कैंसिल कर देता है। एंड साथ में उस पर गुस्सा भी करता है और फिर वहां से जाने लगता है। दोबारा से जिस लेडी के साथ टॉन टकराता है वो सिया की ही बीवी थी। एंड ये तो टॉन को जल्दी से सिया का पीछा करने को कहती है। इसे शक था कि हो ना हो मेरा हस्बैंड जरूर अपनी महबूबा के साथ ही यहाँ से जा रहा है। सिया बीवी को अपने पीछे आता देखकर काफी परेशान हो जाता है एंड जल्दी से अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके इतना शरीफ बनने का नाटक करने लगता है कि जैसे वो लव अफेयर से बहुत दूर रहता हो। उसकी वाइफ भी यहाँ पर उसे बिलीव कर ही लेती है। बाद में डिप्टी मैनेजर टॉन पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारी डील कैंसिल हो गई है, बट वो उसे अश्योर करवाने लगता है कि डोंट वरी, मैं जैसे तैसे करके ये डील जरूर हासिल करके रहूंगा। अब इस मामले को सॉल्व करने में उसकी एक फ्रेंड हेल्प करने का सोचती है। दूसरी तरफ शेमस साहब की एंट्री हो चुकी थी। वाना को पता चल गया था कि बिल्डिंग में उसे भगाने के चक्रों में एक साहब आए हैं, तो वो फिर इन सबको सबक सिखाने का प्लान बना लेती है। खुद को महान साबित करने के लिए शेमस साहब ने घोस्ट वगैरह को यहाँ बुलवा लिया था। एंड बस टॉन जो यहाँ पर आ चुका था उसे पता चल जाता है कि योगर्ट ने वाना को भगाने के लिए शेमस को बुलवाया है। शेमस साहब अपने जादू मंत्र करने में मगन होते हैं। अब वाना भी फिर अपने मैजिक से इन पे अटैक करती है। ऊपर से टॉन आकर उसे रोक देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये लोग हर रोज ही शेमस को बुलवाकर तुम्हें तंग किया करेंगे। अभी कोई भी हरकत नहीं करो, इन्हें बस इतना यकीन होने दो कि यहाँ पर कोई भी घोस्ट वगैरह नहीं रहती है। सो वो भी अब इन्हें कुछ नहीं कहती। टॉन सबको झूठ बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम किसी को भी यहाँ बुलवाने की कोई जरूरत नहीं। एंड जो पे भी गुस्सा करता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी। वाना तो डिसाइड कर चुकी थी कि नेक्स्ट टाइम वो खुद कोई उल्टी सीधी हरकत करके इन सबको तंग नहीं करेगी। एंड यही उसके लिए बेहतर था। टॉन सोते हुए चिल्ला रहा होता है तो वाना उसे जगाने उसके पास बैठती है। एंड बस अचानक उठते ही इन दोनों की किस हो जाती है। इस सब के लिए टॉन काफी ज्यादा शॉक होता है एंड फिर बाद में उसे इस बात के लिए अपोलोजाइज भी करता है। दूसरी तरफ यो काफी ज्यादा इमोशनल होती है कि आखिर टॉन उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता है, और ना ही वो आज तक उसकी फीलिंग्स को समझ पाया है। खैर जो भी था वो उसे लेकर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली थी। सिया से बात करने में उसकी फ्रेंड ने उसकी काफी हेल्प की थी, बट वो तो अभी तक इस पे एंग्री ही था। टॉन इसकी काफी मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। आखिर को मामला उसकी जॉब का था। अब ऊपर से और आकर जब टॉन की फेवर करती है तो तब जाके सिया इसे वर्क के लिए चांस देता है। इस बात से टॉन काफी हैप्पी होता है। खैर और ने ये काम मुफ्त में नहीं किया था। वो उसके पास जाकर इसके बदले में उसे एक काम करने के लिए कहती है, और वो काम क्या था फिलहाल उसने खुद भी टॉन को नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर हमें इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। खैर वो तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा। आज तो टॉन वाना के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, जिसे लेकर वो काफी खुश होती है। यहाँ पर इसे पता चलता है कि निम्स को पौधों वगैरह से ज्यादा लगाव है। एंड इसके पूछने पर वाना उसे अपनी लाइफ की सारी स्टोरी भी बता देती है कि कैसे उसका घर उसे छिन गया, बट फिर भी ये स्ट्रॉन्ग बनकर वापस जाने के लिए रेडी थी। यो फिर से टॉन से मिलने के लिए आ गई होती है। कल वाले मामले को लेकर वो उसे अपोलोजाइज करने ही आई थी।
अचानक ही उसकी नजर यहाँ पर वैना पे भी पड़ गई थी। वो तो घबराकर जल्दी से वहाँ से जाने की करती है। अब लड़की को रूम में देखना उसका वहम था या सच, इस बात को जानने के लिए उसे एक आइडिया आता है। वो मानव को पैसे देती है कि तुम बस टॉन के रूम में एक कैमरा फिट करवा दो। वो भी पैसों के लालच में आकर उसकी बात मान जाता है। वाना की बॉडी दिन ब दिन वीक होती जा रही थी एंड उसका मैजिक भी अब सही से काम नहीं कर रहा था। इसे अब बस जैसे तैसे करके एनर्जी की जरूरत थी। मानव अब कैमरा लगाने के लिए टॉन के रूम के बाहर आ गया था। किसी को रूम के बाहर देखकर वाना खुद भी बाहर आ जाती है। अब एनर्जी कम होने की वजह से मानव उसे देख लेता है। इस बात से वो तो काफी ज्यादा शॉक होती है एंड जल्दी से अपने रूम में वापस आ जाती है। अब रॉक भी परेशान था कि आखिर अब पावर्स लेने के लिए हमारी कौन हेल्प करेगा। तभी उसके माइंड में आइडिया आता है कि हाँ, एक पर्सन है ना हमारी हेल्प करने के लिए। मानव चैंप यो को कॉल करके साफ कह देता है कि मैं टॉन के रूम में कैमरा नहीं लगा सकता हूँ, और वैसे भी उसे वाना को देखते ही फर्स्ट साइट लव हो गया था, तो इसलिए इसने इन फजूल कामों को छोड़कर सिर्फ वाना को ढूंढने का ही सोचा था। इस बात से यो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। डैड जो उसकी सारी बातें सुन चुके थे यो को यही मशवरा देते हैं कि तुम टॉन को उसके हाल पर छोड़ ही दो, क्यों उसे तंग करके रखा हुआ है। बट ना, इसे तो बस टॉन को पाने की ही जिद थी। चैंप साहब पहले तो वाना का स्केच बनवाने गए बैठे होते हैं एंड बाद में सबको इसकी फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि क्या किसी ने बिल्डिंग में इस लड़की को देखा है, लेकिन सभी नो कह देते हैं। अब जाहिर है किसी ने वाना को नहीं देखा था तो वो इसे क्या बताते। वाना परेशान होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी पावर्स जा रही हैं, अब फिर मैं क्या करूंगी। टॉन जब अपनी मेरिट्स वाना को देता है तो तब जाके इसमें एनर्जी आती है। मेरिट्स की मदद से ही वाना काफी स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। खैर रात को चैंप साहब जाय से मिलने पहुंचा होता है कि इसे तो जरूर पता होगा कि ये लड़की कहाँ रहती है, बट वो उसे अश्योर करवाने लगती है कि मैंने अपनी बिल्डिंग में ऐसी दिखने वाली लड़की को बिल्कुल भी नहीं रखा है। इस बात से वो फिर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि आखिर मैं इसे कहाँ पर ढूंढूं। खैर फिलहाल उसने ये ड्राइंग अभी टॉन को नहीं दिखाई थी। अपनी मेरिट्स वाना को देने पर वो काफी खुश थी एंड जॉब में कल उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे टॉन फिर से ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। वाना भी चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके साथ ही जाने लगती है। एक लड़का उसे टॉन के साथ जाते देख चुका था एंड वो फिर जल्दी से चैंप को बता देता है कि जिस लड़की की तुम्हें तलाश है उसे अभी मैंने टॉन के साथ जाते देखा है। चैंप उसकी बात भी बिलीव नहीं करता कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी पहले भी तो एक गर्लफ्रेंड है, तो वो किसी और लड़की के साथ क्यों घूमने जाएगा। गार्ड ऑफिस में वाना को गायब होते देख लेता है एंड समझने लगता है कि शायद यहाँ कोई घोस्ट है, और इस बात से काफी ज्यादा डर भी जाता है। टॉन को पता चल चुका था कि वाना उसी के साथ ही यहाँ चिपकी आई है, तो वो जब उसकी ड्रेस को लेकर बात करने लगता है तो एक लड़की जिसको वाना नजर नहीं आ रही थी समझती है कि जैसे ये कोई पागल सा लड़का है जो एमे हवा से बातें कर रहा है। जो फिर से शेमन साहब से मिलने पहुंची होती है। वो उसे कुछ कपड़े के टुकड़े देता है कि ये तुम टॉन के रूम में रख देना, फिर घोस्ट खुद ही दिख जाएगी। टॉन वाना को बाहर खड़े करके अंदर चला जाता है। आज फिर उसकी सिया से अपॉइंटमेंट ही थी, वो तो उसे आज कोई फिर से भाव नहीं दे रहा था। वाना भी इनकी बातें सुन लेती है। इसमें ड्रेसेस चेंज करने की एबिलिटी थी, तो फिर ये एक लेडी की तरह ही ड्रेस पहन लेती है। एंड सिया की नजर जब इस पे पड़ती है तो उसके पूछने पर वाना झूठ बोल देती है कि मैं तो टॉन की असिस्टेंट हूँ। तो सिया साहब तो ठहरे ठरकी साहब, इसलिए वो अब बड़े प्यार से इन्हें ऑफिस में लेकर जाते हैं एंड अब तो वो जल्दी से टॉन का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। टॉन ने वाना को अपनी मेरिट्स देकर उसकी हेल्प की थी, तो बदले में आज उसने फिर इसका काम आसान कर दिया था। उसकी ड्रेसिंग चेंज करने वाली एबिलिटी का अब तो टॉन को भी पता चल चुका था। खैर वो उसे आज अपना सिटी घुमाने का डिसाइड करता है और ये दोनों ही एक साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। चैंप जो विश करने आया था कि आज उसे वाना मिल ही जाए, अचानक अपने सामने उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है, बट उसके साथ टॉन को भी वो देख ही चुका था। वाना यहाँ पर अपने घर को मिस करके काफी इमोशनल भी हो जाती है, तो टॉन फिर उसे तसल्ली देने लगता है कि डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी अपने घर वापस चली जाओगी। चैंप तो फौरन से यो को कॉल करके बता देता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, तो इसलिए जल्दी से कुछ करो। यहाँ पर ये दोनों ही डील करते हैं कि अब से यो के लिए चैंप इन दोनों पे नजर रखा करेगा। अब पैसे तो वो बाद में ही उसे दे देगी, तो उसको दिखाने के लिए चैंप इन दोनों के साथ में फोटोज भी बनाने लगता है। वाना तो आज इतना सैर सपाटा करके काफी ज्यादा हैप्पी थी। टॉन वाना को एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे लेकर आता है, हालांकि उसे ऊंचाई से डर लगता था, बट यहाँ आकर उसे काफी अच्छा फील होता है, तो इसलिए वो वाना को भी इधर ही ले आया था। वाना तो आज उसे आसमान की खूब सैर भी करवाती है। उसकी फेवरी लुक टॉन भी आज देख ही चुका था। चैंप ने जो इनकी फोटोज ली थी उसमें यो को तो कहीं भी वाना नजर नहीं आती। इस बात से वो खुद भी काफी शॉक होता है कि मैंने इनकी फोटोज खुद तो बनाई थी, अब अचानक गायब कैसे हो गई। यो को टॉन चाहिए था एंड चैंप को वाना, इसी वजह से ये दोनों मिलकर ही अब इन पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। वाना और टॉन अब घर आ चुके थे। रुक नोट करता है कि वाना टॉन से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गई है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि कहीं तुम्हें इस ह्यूमन से लव तो नहीं हो गया। तो वो उसे कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो जस्ट फ्रेंड्स बने हैं। वैसे भी मैं लव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर निम्स को लव हो गया तो फिर मेरी सोल वगैरह डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, सो इसलिए वो एक ह्यूमन से लव करने का सोच भी नहीं सकती थी। टॉन को पता चल चुका था कि चैंप जिस लड़की की तलाश में है वो तो वाना ही है। यहाँ पर चैंप उससे लड़ने लगता है कि तुम्हारी तो पहले भी एक गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम वाना के साथ रिलेशन में क्यों आई हो। तो वो उन्हें कहता है कि वो तो मेरी जस्ट फ्रेंड है। बॉस के पास जो हार्ट था, जब तक उसने वाना की सोल नहीं जानी थी तब तक उसने कंप्लीट ही नहीं होना था, इसी वजह से उसे उसकी तलाश थी। ऑफिस में टॉन पर एक बॉम्ब गिरता है कि डिप्टी मैनेजर ने उसके पिछले स्टाफ को फायर करके अपना न्यू स्टाफ हायर किया है, बट वो अपना ओल्ड स्टाफ ही चाहता था, जो कि ये साहब हरगिज़ भी उसे वापस लाने को तैयार नहीं थे। जो फिर से जाय से मिलने आई होती है एंड वो पहले की तरह उससे टॉन के रूम की की मांगती है और रिश्वत दे दिलाकर आखिरकार उसे उसके रूम की मिल ही जाती है। अब रूम में शेमन के कहने के मुताबिक उसने क्लॉथ्स वगैरह ही लटकाने थे। माना ये देखकर घबरा जाती है कि कहीं इन सबको मेरी असलियत का पता ही ना चल जाए। वो मैजिक के थ्रू टॉन को घर आने का सीक्रेट मैसेज दे देती है। अब इन्हें उस पर शक ना हो, इसलिए वो कोई मैजिक भी नहीं कर सकती थी।
शेमन साहब खुद भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। अब इससे पहले कि वाना इनके सामने आती, ऊपर से टॉन आ जाता है और वो उन्हें ये तंत्र मंत्र करने से मना करता है और साथ में यहाँ पे गुस्सा भी करता है कि तुम्हें मेरी लाइफ में अब मजीद इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सो तुम यहाँ से चली जाओ। इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। सब लोग अब टॉन से उसकी फ्रेंड वाना के बारे में पूछने लगते हैं। तो वाना जो ये सब सुन रही होती है, उसके पास अब ह्यूमन बनकर इनके सामने आने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। शेमन वाना से कहता है कि अगर तुम वाकई में एक इंसान हो तो अपना ब्लड निकाल कर दिखाओ। तो वो अपना हैंड जख्मी कर लेती है। सब लोगों को अब इतना तो बिलीव हो ही चुका था कि वाना एक इंसान ही है, ना कि घोस्ट। बाद में मैजिक से वाना अपनी हैंड को ठीक कर लेती है। अब सबको इसका पता चल गया था, तो टॉन इसे बड़े आराम से हर जगह फिरने के लिए कह देता है, क्योंकि इसे अब मजीद छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। जो दुखी होती है कि टॉन की लाइफ में दूसरी लड़की आ चुकी है। डैड फिर यहाँ पर उसे तसल्ली देने लगते हैं कि इसमें भला सैड होने की क्या बात है, वो जस्ट उसकी फ्रेंड ही है ना, अब लवर तो थोड़ी है वो। सो डोंट वरी, बस अब उल्टी हरकतें करके टॉन को परेशान करना बंद करो। बॉस साहब को पता चल चुका था कि मैजिक ट्री एक बेड की शेप में आ चुका है। अब उसे बस उन्हें ढूंढना था। उन्होंने अपनी बेसुरी आवाज से अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों का जीना हराम कर दिया होता है। टॉन वाना को अपने साथ बाहर खुली हवा में लेकर जाने का ही डिसाइड करता है एंड साथ में उसे कॉपी देता है कि इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस चूज कर लो। वो अपने लिए ऐसे ऐसे ड्रेसेस सिलेक्ट करती है कि जैसे किसी की शादी में जा रही हो। इन दी एंड टॉन को खुद ही उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस चूज करना पड़ता है। जायपू को अपना म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है एंड साथ में मंथली रेंट भी मांगती है। वो उससे रेंट पे करने का थोड़ा सा टाइम मांगता है, जो कि जाय उसे देने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस बात से वो तो अब काफी अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पू सिया का ही बेटा है। वो डैड को कॉल करके पैसे मांगता है, जो वो उसे देने को तैयार ही नहीं थे। वो चाहते थे कि ये अब अपने ड्रीम्स के पीछे भागने का छोड़ कर घर वापस आ ही जाए, लेकिन वो भी बाजिद था कि मैंने घर छोड़ा ही इन्हीं को पूरा करने के लिए था, सो वापस आना मेरा बनता ही नहीं है। तो वो भी उसे हर पैसे देने को तैयार नहीं थे। बॉस साहब ने अपने डेथ क्रिएचर्स को वाना की सोल लेने भेजने का ऑर्डर दे दिया होता है। आज फिर चैंप वाना को टॉन के साथ जाते देख चुका था, तो वो उन्हें फॉलो करने लगता है एंड अचानक ही बीच में यो के आने से वो इनके हाथों से निकल जाते हैं। इस बारे में जब वो यो को बताता है तो जेलिसी में आकर वो भी उसी के साथ ही इनके पीछे जाने लगती है। जिस प्लेस में टॉन वाना को लेकर आया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और इन्हें काफी पसंद भी आती है। डेथ क्रिएचर्स यहाँ पर वाना की सोल लेने पहुंच आए थे। वाना भी इन पे अटैक करने का सोचती है। प्रोटेक्टर्स इसकी हेल्प करने आ चुके थे, बट आखिरकार वाना को मैदान में कूदना ही पड़ता है। टॉन परेशान हो जाता है कि मैं इनकी आखिर हेल्प कैसे करूं, क्योंकि उसे क्रिएचर्स नजर ही नहीं आ रहे थे। खैर फिर भी वो वाना को इनके चुंगल में फंसने से बचा लेता है। ग्रैंडपा मॉन्ग को भी इस सारी सिचुएशन का पता चल चुका था। टॉन की प्रोटेक्शन की वजह से क्रिएचर्स खाली हाथ ही वहां से लौट गए थे। वाना खुद हैरान होती है कि एक ह्यूमन ने उसकी जान कैसे बचा ली। इन दोनों को साथ में चैंप और जो देख चुके थे, जो इनके पास जाना चाहती थी, बट चैंप उसे रोक देता है। खैर इधर ही वाना टॉन को बता चुकी होती है कि ये क्रिएचर्स यहाँ पर मेरी सोल ही लेने आए थे एंड मजीद अब उसे इनसे बचकर रहना था। टॉन वाना से प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में जब भी उसे कोई मुश्किल पेश आएगी वो उसको हमेशा आज की तरह ही प्रोटेक्ट करेगा। इस बात के लिए वो उसे थैंक्स कहती है। चैंप और जो हैरान होते हैं कि इन्होंने तो सबको कहा था कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आज ये लवली सीन का क्या चक्कर था। ये डिसाइड करते हैं कि अब हमने इन्हें रंगों हाथों पकड़कर झूठा साबित करना है कि ये फ्रेंड्स नहीं लवर्स ही हैं। बॉस साहब एक दफा अपने मिशन में नाकाम हो चुके थे। इस बात से उन्हें गुस्सा भी काफी आता है, सो वो अब अगली बार वाना को हर हाल में पकड़ने का डिसाइड कर चुके होते हैं। वो डैड से पैसे लेने खुद ही उनके होटल आ गया था, बट अभी भी उसे उनसे कुछ नहीं मिलता। बाद में सिया को ऑन कॉल करके मिलने के लिए बुलवाती है, तो उन्हें जल्दी से वहां से जाता देखकर वो इन्हें फॉलो करने का सोचता है। तो आखिरकार उसे पता चल जाता है कि ये तो अपनी मिस्ट्रेस से मिलने आए हैं। वो इनके साथ में फोटो बना लेता है एंड मॉम को भी कॉल करके इसी प्लेस पर आने का कह देता है। और सिया की असिस्टेंट बनना चाहती थी और वो तो इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं थे कि इस तरह तो मेरी वाइफ को शक हो जाएगा कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। टॉन चैंप लोगों को खुद को फॉलो करते देख चुका था, इसलिए फिलहाल वो वाना को घर लेकर नहीं जा सकता था। मॉम तो अब सिया को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं, सिचुएशन को देखते हुए, और झूठ बोल देती है कि मैं तो जस्ट यहाँ पर असिस्टेंट का इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी। अब मॉम फिर जल्दी से उसे वहां से जाने के लिए कह देती हैं और साथ में अपने हस्बैंड की काफी पिटाई भी लगाती हैं। अगर तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम के जाने के बाद वो डैड को वार्न करके पैसे देने के लिए कहता है कि मेरे पास आपकी और इसकी फोटो भी है, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं मॉम को ये सब दिखा दूंगा। सो इस तरह मनी हासिल करने में वो कामयाब हो ही जाता है। टॉन एक क्लाइंट हाउस पर कुछ वर्क कर रहा था, उस जगह पर वो फिलहाल वाना को लेकर आता है ताकि यो को लगे कि वाना इधर ही रहती है। अभी क्लाइंट्स खुद कंट्री से बाहर गए थे, तो नाटक करने के लिए उन्हें ये बेहतर प्लेस मिल गई थी। अब ये दोनों वाना के घर के बाहर ही आ गए थे, लेकिन फिलहाल वो घर के अंदर ना ही जाने का डिसाइड करते हैं कि फिर कभी इससे मुलाकात करेंगे। वाना तो अब बहुत सी प्रॉब्लम्स में घिर गई थी। उसे मैजिशियन बॉस साहब की नजरों से भी बचना था एंड साथ में इन ह्यूमंस का भी मुकाबला करना ही था। टॉन परेशान होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम बॉस फिर से वाना पे अटैक करेगा तो ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी, इसलिए वो इसे ग्रैंडपा से मिलवाने का ही सोचता है। वो जाय को रेंट पे कर चुका था एंड सबको स्पेशल ट्रीट भी देता है। जब टॉन को बुलाने वो उसके रूम में जाता है तो वहाँ बेड को गायब देखकर वो काफी सरप्राइज होता है कि ये कहाँ चला गया। बेड के थ्रू तो ये लोग ग्रैंडपा की प्लेस पर आ चुके थे। वो अब बाकी सबको बेड के गायब होने का बताकर रूम के बाहर लेकर आ गया होता है, बट इनके देखने तक बेड वापस अपनी जगह पर आ चुका था। ये देखकर वो काफी शॉक होता है। ग्रैंडपा को टॉन और वाना की सारी प्रॉब्लम्स का पता चल चुका था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एक दफा पानी में डूबने से टॉन की डेथ हो चुकी थी, बट अचानक ही फिर ये अपनी लाइफ में वापस आ गया था। तब से लेकर आज तक इसे घोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं। उन्हें यही लग रहा था कि शायद वाना की हेल्प करना इसकी किस्मत में ही लिखा है, और वो इविल स्पिरिट से बचने के लिए इन्हें एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी देते हैं। सिया अपने जख्मों पर मरहम लगवाने और उनके पास ही गया बैठा होता है, और उनका उसकी कंपनी में वर्क करने के पीछे एक रीजन था, और वो है टॉन। टॉन ने रूम में ग्रैंडपा की दी हुई शील्ड लगा दी होती है। रात को वर्क करते हुए टॉन को याद आता है कि मैं तो अपनी एक चीज ऑफिस में ही भूल गया।
वो अपनी जगह पो को ऑफिस में से फ्लैश ड्राइव लेकर आने के लिए कहता है। सो जब वो वहाँ पर ये लेने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात नुच से हो जाती है, जो कि टॉन की फ्रेंड है। उसे देखकर यहाँ पर इसे तो पहली नजर में ही नुच से लव हो गया था एंड स्पेशल वो तो उसे घर ड्रॉप करने भी जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट डे यो और चैंप वाना से मिलने जाने लगते हैं और ये बात जो कि पोहो सुन चुका था जब टॉन को बताता है तो इस वक्त वाना जो यहाँ पर मौजूद थी वो भी काफी परेशान हो जाती है कि मैं इतनी जल्दी वहाँ पर कैसे पहुंचूंगी। घर के बाहर एक लड़की के थ्रू जब इन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, तब ये दोनों ही काफी सरप्राइज होते हैं। खैर फिर भी गेट कूद कर अंदर जाने लगते हैं। तब तक वाना जल्दी से यहाँ पर पहुंच आई थी, इसलिए इनकी मुलाकात उससे हो ही जाती है। अब अंदर मालिक के मकान की फोटोज देखकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि अब मैं इन्हें कहाँ पर छुपाऊं। वाना मैजिक से इन फोटोज की जगह अपनी एंड ब्रुक जो इस वक्त इसका डैड बना हुआ था उसकी लगा देती है। ये दोनों उससे टॉन को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों का एक्चुअली में रिलेशन क्या है। वाना अपनी बातों से इन्हें यकीन करवाने लगती है कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। पार्ट वाली बात को लेकर जब जो इससे पूछती है तो वाना यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि मैं उस वक्त इल हो गई थी तो वो जस्ट मुझे देख रहा था। अब इन दोनों को उस पर बिलीव हो ही जाता है। खैर जो फिर भी उसे वार्न करती है कि तुम मेरे टॉन से दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चैंप वाना को खुद की गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है जिसका वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यो भी जल्दी में थी इसलिए वो चैंप को लेती वहाँ से जाने की करती है। वाना ने यो वाला मामला सॉल्व कर लिया था तो इस बात पर टॉन उसकी काफी तारीफ करता है। वाना एंड उसकी काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, यही अब उसे अपने मैजिक से गहरी नींद सुलाती भी है। नेक्स्ट डे यो और चैंप डिसाइड करते हैं कि आज वो सारा दिन टॉन के साथ बिताएगी एंड चैंप खुद वाना के साथ। यही इन दोनों को सेपरेट करने का अच्छा प्लान था। वाना को स्ट्रांग होने के लिए और मेरिट्स की जरूरत थी तो टॉन आज उसे अपने साथ आउटिंग के ले जाने का सोचता है, लेकिन तभी ऊपर से जो आकर आज के दिन उसे अपने घर ले जाने के लिए इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आखिरकार टॉन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वाना भी अपना प्लान डिले नहीं करने वाली थी सो वो चैंप को अपने साथ लेकर जाने का सोचती है। टॉन जो को अपनी सिस्टर की तरह ही समझता था बट वो इसकी इन फीलिंग्स को गलत समझकर कुछ और ही मतलब ले गई थी, इसीलिए वो इसे अपने से दूर रखने का सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वाना चैंप के साथ मिलकर अपनी फेवरेट प्लेस पर आ गई होती है। एक लेडी को इमरजेंसी थी तो वो चैंप को खुद की हेल्प करने के लिए अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगती है। वाना यहाँ पर अपनी ही जैसी एक नीम से मिलने आई थी। इसका इरादा लोगों की विशेष को पूरी करके मेरिट्स हासिल करने का था, बट जाओ इसे यही मशवरा देती है कि तुम इनकी मैजिक से हेल्प करने की बजाय वैसे ही ह्यूमन फेलो समझकर इनकी हेल्प करो। मॉम डैड ने यो को पहले इतना हैप्पी नहीं देखा था जितना कि वो आज टॉन के साथ थी। इस बात से इन्हें काफी खुशी मिलती है। अब इन दोनों की तो यही विश थी कि टॉन जैसा अच्छा लड़का इनके हाथों से निकल ही ना जाए। दो मासूम बच्चे गार्लैंड सेल करने आए होते हैं बट कोई भी ये लेने को तैयार ही नहीं था, तो वाना को इनके लिए काफी ज्यादा बैड फील होता है एंड वो इनकी हेल्प करने का सोचती है। वो इन्हें अपने साथ मिलकर न्यू ब्यूटीफुल गार्लैंड्स बनाने के लिए कहती है कि देखना वो जरूर कोई खरीद लेगा। मॉम डैड टॉन को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहते हैं जिसमें वो उसकी हेल्प करने को भी तैयार थे, बट वो किसी से भी पैसे लेने के हक में नहीं था। उसकी यही बात इन्हें ज्यादा पसंद थी कि ये दूसरों की हेल्प लेने की बजाय अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता है। माना बच्चों के साथ मिलकर गार्लैंड्स बनाने में काफी बिजी होती है। जो टॉन से सुनना चाहती थी कि वो उसके साथ ज्यादा हैप्पी फील करता है या वाना के साथ। तभी टॉन को ऑन की कॉल आ जाती है एंड बिजनेस के सिलसिले में वो उसे मिलने के लिए एक प्लेस पर बुलवाती है। अब इसे जल्दी में जाता देखकर यो इसे फॉलो करने का सोचती है कि आखिर भला मुझे छोड़कर ये जा कहाँ रहा है, और ने जानबूझकर ही पूल वाली साइड पे इसे बुलवा लिया होता है ताकि इसकी सेक्सी ड्रेसिंग देखकर वो इससे काफी इंप्रेस हो जाए। बट ये जस्ट उससे काम वगैरह की ही बात करता है जो कि ये सिया वाले प्रोजेक्ट पर कर रहा था। यो भी अपनी फ्रेंड को लेकर इसी प्लेस पर आ चुकी थी और जानबूझकर टॉन को अपनी बॉडी पे लोशन लगाने के लिए कहती है। वो तो इस बात की बिल्कुल भी हक में नहीं था, लेकिन अब क्या करता, काम की वजह से उसे इसकी बात माननी ही पड़ती है। अब ये सीन जो कि यो देख चुकी थी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टॉन उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं जस्ट वर्क की बात करने ही यहाँ पर आया था, सो तुम्हें इस बात का गलत मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बट ना वो टॉन पे तो ट्रस्ट करती थी, लेकिन उसे इस वक्त और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो यहाँ पर उसे टॉन से दूर रहने के लिए कहती है एंड बस इस बात पर इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी धक्काधड़ी में बेचारा टॉन पूल के अंदर ही गिर जाता है एंड फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और यो से साफ कह देती है कि तुम चाहे जो कर लो, टॉन को तुम मेरा होने से नहीं रोक सकती हो। यो तो उस पर एंग्री होकर वहाँ से जाने की करती है। इन बच्चों के गार्डियंस अब सेल हो चुके थे, इस बात से काफी खुश होती हैं एंड बस वाना को आज के दिन काफी सारी मैरिज भी मिल जाती हैं। जाओ भी इस बात से काफी हैप्पी होती है। चैंप अब वापस आ गया था, उसकी विश कपल डांस करने की थी जो कि वो अब वाना के साथ मिलकर अपनी फेवरेट ड्रेसिंग करके ये भी कंप्लीट कर ही लेता है। वो तो आज वाना को अपने साथ मूवी देखने ले जाना चाहता था, बट वो काफी थक चुकी थी, इसलिए फिलहाल उसका इरादा सिर्फ घर जाकर रेस्ट करने का ही होता है। टॉन को डिप्टी मैनेजर कॉल करके जल्दी से ऑफिस बुलवाता है। सिया वाले प्रोजेक्ट के अलावा वो उसे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है कि अगर तुमने ये सारा काम कंप्लीट ना किया तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लूंगा। टॉन अब ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए हर हाल में उसे इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर ही वर्क करना था। नुज फिर उसकी हिम्मत बंधाती है एंड वो भी फुल हार्ड वर्क करने को तैयार था। इस बात से मैनेजर को खुशी नहीं होती क्योंकि उसका मिशन इसे फायर करवाने का था, तभी तो इसे वो इतने हार्ड वर्क करने के लिए दिया करता है। टॉन आज फिर से वाना के लिए गिफ्ट लिए फिर रहा था। रुक चेक करता है कि वाना की मैजिकल पावर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। इस बात से ये लोग काफी हैप्पी होते हैं। नुज मैनेजर के साथ एक मीटिंग करने आई थी। अब होटल में होते हुए ये साहब नुज से बदतमीजी भी करने लगते हैं। पू जो यहाँ जॉब करता था ये सब देखकर नुज की इस बंदे के हाथों से जान बचाता है, बट उसके पूछने पर नुज को इसकी हरकत पर पर्दा डालना ही पड़ता है कि मुझे जस्ट चोट लगी थी इसलिए मुझे चेक कर रहा था और कुछ नहीं। खैर वो खुद ही अब इसे बाहर से ऑफ करने जाता है। अब मैनेजर से उसने काफी पंगा ले लिया था, तो इसी बात का बदला लेने के लिए उसने पू को जॉब से ही फायर करवा दिया था। इस बात से यहाँ पर वो काफी परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगा। अपार्टमेंट वापस आकर वो काफी इमोशनल हो जाता है कि मुझे अब अपने ड्रीम्स कहीं भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं, सो मुझे इन पर गिव अप करना पड़ेगा। वाना एंड टॉन भी इसे रोते देख चुके थे।
टॉन अब पोहो को तसल्ली देने उसके पास आता है, तब जाके इसका मूड कुछ ठीक होता है। इस बात से वाना टॉन से काफी इंप्रेस होती है कि देखो ये भी तो मैजिक के बगैर लोगों को हैप्पी करके मैरिज लेता है, मैं भी अब से ऐसे ही किया करूंगी। नेक्स्ट डे क्लाइंट से मिलने टॉन ने बीच पर जाना था तो सीसाइड वाना ने नहीं देखी थी, तो इसलिए वो इन्हें भी अपने साथ ही वहां पर लेकर जाता है। वाना तो यहाँ आकर काफी फ्रेश फील करती है। यो काफी परेशान होती है कि कहीं टॉन को मुझसे दूसरी लड़कियां छीन ही ना ले। इधर टॉन इन्हें बोट की भी सैर करवाता है। वाना गिरने लगती है तो टॉन यहाँ पर उसे पकड़ लेता है एंड साथ में उसे अब ध्यान रखने के लिए भी कह देता है। खैर बोट ड्राइवर की कंडीशन काफी खराब हो गई थी तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब आखिर हमारी बोट कौन चलाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉन खुद ले लेता है, हालांकि उसे भी ये काम नहीं आता था बट ट्राई तो वो कर सकता था ना। वैसे भी लोग पहले ही काफी परेशान हुए खड़े थे, इस काम में वाना भी इसकी हेल्प करने लगती है। इन दोनों को साथ में देखकर रुक कंफ्यूज हो जाता है कि वैसे तो ये दोनों कहते हैं कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे क्यों इनका रिलेशन फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा आगे का ही लग रहा है। बीच में आए एक डायरेक्टर साहब काफी टेंशन में थे क्योंकि अभी तक उनके मॉडल्स टाइम पर वर्क पे जो नहीं पहुंचे थे। टॉन एंड माना को यहाँ देखकर ये उनसे रिक्वेस्टिंग करने लगते हैं कि प्लीज आप हमारे मॉडल्स बन जाएं। नुचपुको से मिलने आई थी, एक्चुअली में उसे इसके जॉब से फायर होने का पता चल चुका था तो इसलिए वो गिल्टी फील करने लगती है कि शायद मेरी वजह से ही तुम्हारी जॉब गई थी, बट वो उसे कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो टॉन को देखने आई थी उसे नुच के थ्रू पता चल जाता है कि वो तो वर्क के सिलसिले में बीच पर गया है। अब चैंप जो यहाँ आ चुका था उसे यही लगने लगता है कि फिर तो वाना भी उसके साथ ही गई होगी, मैं अभी पता करके आया हूँ वो घर पर नहीं है। ये दोनों ही उनके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। कमर्शियल के लिए वाना और टॉन को कपल ही बनना पड़ता है। अब इनका फाइनली फोटोशूट बहुत अच्छे से हो जाता है। डायरेक्टर आज अपनी हेल्प करने पर इन्हें थैंक्स भी कहते हैं, बट बाद में वाना की फोटो में निकली लाइट देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। रास्ते में गाड़ी हिलाते हुए बेध्यानी से यो और चैंप की किस हो जाती है। इस बात से यो को चैंप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने जानबूझकर ही ऐसा किया है। इधर ये लोग अपने रूम्स बुक करवाने आ गए होते हैं। यहाँ पर अचानक वाना को एक लड़की की रोने की आवाज आती है तो उसे लगने लगता है कि हो ना हो यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ी है और वाकई में एक पिन नामी घोस्ट ने एक लड़की को पकड़ा होता है। टॉन ने रूम बुक करवा लिया था। बाद में वाना बीच पे जाके पिम को बुलवाती है एंड उसे यूं लड़कियों की लाइफ छीनने से मना करती है, बट मजाल है कि ये घोस्ट उसकी बात मानती। इस बात से वाना टेंशन में आ जाती है कि अगर ये ऐसा करती रही तो यहाँ पर मौजूद गर्ल्स का क्या होगा। चैंप और जो अभी अपनी पहले होने वाली किस को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक बोर्ड के इधर उधर होते ही इनकी फिर से किस हो जाती है। ऑफिस में मैनेजर मुझसे अपोलोजाइज करता है कि कल शायद मैं ज्यादा ही ड्रंक हो गया था तो इसलिए तुमसे बदतमीजी कर बैठा। टॉन की भी यहाँ पर मीटिंग अच्छी ही हो गई थी एंड उसकी नजर तो अब जो और चैंप पे भी पड़ चुकी थी। वो सरप्राइज तो होता है कि आखिर ये दोनों यहाँ कैसे आ गए। दूसरी तरफ अपार्टमेंट वाली साइड पे शेमन साहब आज आकर क्रीम्स वगैरह बेचने लगते हैं, बट कोई भी उसे लिफ्ट ही नहीं कराता कि घोस्ट को तो तुम पकड़ नहीं पाए हो, अब तुम यहाँ पर हमसे पैसे लूटने आए हो। शेमन बाबा को आ जाता है इन पे गुस्सा एंड वो अपने एक घोस्ट बच्चे को बुलाकर एक ऑर्डर देता है और वो आखिर ऑर्डर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो आज चैंप को पता चल चुका था कि वाना टॉन के साथ ही यहाँ आई है। खैर वो पानी में जाके खेलना चाहती थी लेकिन पिम घोस्ट यहाँ पर मौजूद थी तो वाना को इसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो इन्हें पानी में जाकर खेलने की बजाय बाहर खेलने के लिए कहती है। ये लोग एक साथ में आज काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यो की तो अभी भी विश पानी में जाकर मस्ती करने की ही थी, इसकी जिद करने पर अब ये लोग जेट स्काई राइडिंग करने पानी में चले ही जाते हैं। यहाँ पर वाना जब पिम का हैंड नोट करती है तो इसलिए वो इन्हें अब जल्दी से मजीद पानी में रुकने से मना करके वापस चलने के लिए कहती है। चैंप बाद में खाना लेने चला जाता है, टॉन भी होटल में जाने लगता है। पिम तो यहाँ पर आकर वाना को साफ कह देती है कि तुम ये ना समझना कि मैं जस्ट लड़की के पीछे हूँ, मैं बॉयज को भी पकड़ लेती हूँ। अब वो टॉन के पीछे जाती है तो वाना जो को छोड़कर अंदर जाने लगती है। इधर जो को टॉन का शैडो दिखता है जो पानी की तरफ ही जा रहा था। अब ये तो पिम थी जो इसे जानबूझकर पानी वाली साइड पे ले आई थी। सो फाइनली वो उसका शिकार करने में कामयाब हो ही जाती है। वाना पिम वाली स्टोरी टॉन को बता चुकी थी। अब यो को गाइड देकर उसे ढूंढने से साइड पे ही आ जाते हैं। टॉन तो यो को बचाने के लिए पानी में घुस जाता है। वाना को भी अपने निम्फ रूम में आना ही पड़ता है। अपनी पावर से ये आखिरकार इन घोस्ट से यो का पीछा छुड़ा ही लेती है। वो तो अब ऊपर आ चुकी थी बट टॉन अभी भी पानी के अंदर ही था। वाना अब खुद जाकर उसको घोस्ट से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर इनकी किस भी हो जाती है। दूसरी तरफ ऑर्न अब ओल्ड मैन के साथ रह के तंग आ चुकी थी। वो अपना नया शिकार बनाने का सोचती है जो कि मैनेजर साहब भी होने वाले थे। इन्हें साथ में जाते वो देख लेता है और वो इस मकारा के बारे में अपने डैड को बताने का डिसाइड करता है कि वो इसका पीछा छोड़कर बस अपनी वाइफ की ही केयर करे। टॉन और वाना पिम से बात करने आए थे, वो खुद बड़ी मुसीबत में होती है। उसका भी यहाँ पर रहने का कोई मन नहीं था बट एक कर्ज की वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। पहले तो ये दोनों उसे बाकी की स्पिरिट्स को आजाद करने के लिए कहते हैं। इस बात से पिम खुद भी काफी हल्का फुल्का महसूस करती है। अब इस वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही चुकी थी। अब यहाँ पर घोस्ट की हेल्प करने पर भी वाना को पावर्स मिल ही जाती हैं। इस बात से वो काफी हैप्पी होती है। जॉ की आंख खुल चुकी थी। वो चैंप को बताती है कि मेरे साथ होने वाले इंसिडेंट वाले लम्हे में मैंने खुद वाना के विंग्स देखे थे। मीन वो ह्यूमन नहीं है, बट चैंप तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करता कि शायद तुम्हारे माइंड पे कहीं चोट लगी है इसलिए तुम्हारा दिमाग सरक गया है। टॉन और वाना भी यहाँ आ चुके थे तो इसलिए ये अब टॉपिक को चेंज कर देते हैं। वाना के साथ आज जो ही स्टे करने वाली थी इसलिए वो चैंप से कहकर एक हॉली लॉकेट मंगवाती है ताकि इसकी मदद से उसे पता चल सके कि आखिर वाना एक इंसान है या घोस्ट। वो उसके गले में ये लॉकेट डालती भी है लेकिन इस पे असर नहीं होता। ये देखकर वो उल्टा इसी लॉकेट को ही गलत समझने लगती है कि शायद यही किसी काम का नहीं है। वाना को भी इसकी इन्वेस्टिगेशन का पता चल गया था। अब आगे चल के उसे फिर से इन्हें साबित करना था कि मैं घोस्ट नहीं हूँ बल्कि एक इंसान ही हूँ। जो कल चैंप को वाना की फोटो बनाने के लिए कहती है कि तब जाके पता चलेगा कि असल में ये है कौन। बेबी घोस्ट शेमन के कहने पर अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को तंग करने के लिए आ गया होता है। इसे देखकर ये सभी काफी परेशान हो जाते हैं एंड साथ में काफी डर भी जाते हैं। वाना के दिल में टॉन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी। टॉन यहाँ पर इसे प्रॉमिस करता है मैं हर हाल में तुम्हें और रुक को घर पहुंचा कर ही रहूंगा। रुक इसकी जब सोल चेक करता है तो अभी भी ये इनकम्प्लीट ही थी।
रुकी से साफ कह देता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें टॉन से लव जो हो गया है। बट वाना इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि नहीं, निम्फ को तो लव नहीं हो सकता। यहाँ से जाते हुए प्लान के अकॉर्डिंग ये फोटो भी बनाने लगते हैं। अब फोटो में वाना को देखकर यो काफी सरप्राइज होती है कि इसका मतलब ये इंसान ही है। बट फोटो वाना की जगह रुक नहीं बनवाई थी। अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग इस बेबी घोस्ट से काफी तंग आ गए होते हैं। इन्हें यकीन आ गया था कि वाकई में यहाँ पर घोस्ट वगैरह रहते हैं और वो अब इससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। सभी लोगों ने अब बाबा साहब को बुलवा लिया होता है। शमन का यही मिशन तो था, इन्हें तंग करने का। खैर वो अपनी क्रीम इन्हें बाय करने को कहता है कि सिर्फ इसी की मदद से ही तुम लोग इस घोस्ट से अपनी जान छुड़ा सकते हो। मजबूरी में आकर सभी को फिर इसके प्रोडक्ट्स लेने ही पड़ते हैं। चलो बाबा का आज का प्लान तो कामयाब हो ही चुका था। चैंप वाना को घर तक ड्रॉप करने आ गया होता है। यहीं पर हाउस के ऑनर भी आ चुके थे। चैंप समझता है कि शायद ये वाना के रिलेटिव्स हैं, इसलिए भागकर वो उनसे बात करने जाता है। बट जब उसे पता चलता है कि ये किसी वाना को जानते तक नहीं है, इस बात से फिर ये काफी सरप्राइज होता है। वाना यहाँ से गायब होना ही फिर बेहतर समझती है। सो चैंप ने अब यो को भी कॉल करके यहाँ पर बुलवा लिया था। अंकल एंड आंटी इन्हें इतना तो कंफर्म कर ही देते हैं कि वाना नामी लड़की से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। टॉन को इन्होंने हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दी थी। जो को लगने लगता है कि वाना की रियलिटी छुपाने के लिए ही टॉन ने हमसे झूठ बोला था। अब फिर से ये बाबा से कहकर वाना का असली रूप देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वाना को भी अंदाजा हो गया था कि आज फिर से वो काफी ट्रबल में पड़ने वाली है, इसलिए वो इस बात से काफी परेशान नजर आ रही होती है। वो डैड से मिलने आ गया था। मॉम के सामने तो वो उनसे ऑर्न वाली बात नहीं कर सकता था। सो साइड पे जाके वो उन्हें एविडेंसेस समेत ऑर्न की रियलिटी बताता है। इस बात से डैड तो काफी शॉक होते हैं कि आखिर ये लड़की मुझे धोखा कैसे दे सकती है। अपने अपार्टमेंट में मजीद वो ऑर्न के साथ मैनेजर को देख चुका था। अब सिया को मैनेजर जानता था बट वो इसे नहीं, इसीलिए ये यहाँ पर उन्हें झूठ बोल देता है कि हम दोनों सिर्फ काम की बात करने के लिए ही मिले थे। फोटो वाली बात पूछने पर ऑर्न उसे झूठ बोलने लगती है कि मैं उस दिन काफी ड्रंक थी तो जस्ट इसने मुझे संभाला था और कोई बात नहीं है। बाकी खुद को सही साबित करने के लिए मैनेजर इसे ये भी कह देता है कि मैं तो गे हूँ, मुझे इसमें पता क्या इंटरेस्ट होगा। सिया भी खैर इनकी बातों में आ ही जाता है। वो इस बारे में जब पो को बताता है तो वो इन्हें वार्न करता है कि इनसे बचकर ही रहिएगा तो अच्छा है, वरना जितना मैं जानता हूँ दोनों ही काफी चालाक हैं। अपने प्रोजेक्ट की वजह से टॉन साहब ने तो आज ऑफिस में ही स्टे करने का डिसाइड किया था। दूसरी तरफ शेमन साहब अपने बेबी घोस्ट को बेट बनाकर वाना को पकड़ने पहुंचे होते हैं। सो ये घोस्ट झांसा देकर रुक को जब बाहर बुलवाता है तब शेमन उसे अपनी जाल में कैद कर लेता है। इसी को बचाने के लिए ही वाना को इनके सामने अपीयर होना ही पड़ता है। वाना शेमन को रुक को छोड़ने के लिए कहती है बट वो ऐसा करने को तैयार ही नहीं था, उल्टा रुक को मारने लगता है। चैंप यो से कहता है कि वाना के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, आखिर वो ह्यूमन ना सही वैसे अच्छी घोस्ट तो है ना, लेकिन ना वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो भी परेशान होता है कि ये शेमन कितना जालिम है, क्यों इनके साथ ऐसा कर रहा है। अब अपनी सेफ्टी के लिए वाना को मैजिक का भी यूज करना पड़ता है। उन्होंने इस सारी सिचुएशन का टॉन को बता दिया था। वो जल्दी से वहां जाने लगता है। यहाँ पर रुक की कंडीशन खराब होती देखकर वाना काफी गुस्सा हो जाती है और बस उसके हाथों से अब शमन की शामत आ चुकी थी। टॉन ऊपर से आकर उसे अपनी पावर्स बचाने के लिए कहता है कि तुम यूं एंग्री मत हो, इनको मैं संभाल लूंगा। अब वो पहले तो रुक को जाके देखता है एंड फिर यो पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें कोई शर्म है या नहीं, उल्टा दूसरों की हेल्प करने की बजाय उन्हें हर्ट कर रही हो। वाना मैजिक से रुक का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करती है, जो आज टॉन को उसे या वाना दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त वो वाना को ही चूज करता है। अब इस बात से इमोशनल होती है, वहां से जाने लगती है। चैंप भी उसे समझाने लगता है कि इस हालत में तुम उसे कैसे ये ऑप्शंस दे सकती हो, तभी तो तुम्हारे साथ ये हुआ है। बट फिर भी वो हार मानने वाली नहीं थी। उसे हर हाल में वाना के हाथों टॉन को नहीं लगने देना था। आज इतनी हेल्प करने पर वाना टॉन को थैंक्स कहती है। वाना साथ में गिल्टी भी फील कर रही थी कि मेरी वजह से टॉन को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। वो सोचती है कि अब आखिर मेरे साथ कौन रहना चाहेगा, तो टॉन उसे कहता है कि मैं हूं ना, कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। बाहर सारे लोगों ने शोर मचाया होता है कि वाना को अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कहा जाए। शमन को वो हट कर सकती है तो आखिर हम क्या चीजें हैं। गार्ड अंकल और बहुत वाना को यहाँ से कहीं और भेजने के हक में नहीं थे कि जब तक हम उसे कुछ नहीं कहेंगे तब तक भला वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी। टॉन ने रुक और वाना को अपनी मेरिट्स दे दी थी तो इसलिए रुक अब काफी बेहतर महसूस करने लगता है। टॉन तो अब इन्हें गुड बाय कहकर वहां से जाने लगता है। जाए इससे बात करती है कि सभी कह रहे हैं वाना यहाँ से चली जाए तो हमारी तरफ से तुम मुझसे बात करके देखो, लेकिन टॉन खुद उसे वहां से कैसे जाने के लिए कह सकता था, इसलिए वो सबसे एक चांस मांगता है कि एक दफा देख तो लो वो तुम लोगों को हर्ट करती है या नहीं। अगर ऐसी कोई बात हुई भी सही, मैं खुद उसे जाने के लिए कह दूंगा। अब सब लोग उसकी बात पे आखिरकार एग्री कर ही लेते हैं। माना की सोल अभी भी इनकम्प्लीट ही थी तो वो यही सोचने लगती है कि शायद मैंने रात को शमन से फाइट की थी तो इसलिए अभी पावर्स मुझ में नहीं आई हैं। दूसरी तरफ यो की फ्रेंड फैटी उसको यही मशवरा देती है कि तुम आखिर वाना को एक चांस क्यों नहीं देती हो, आखिर को उसने तुम्हारी लाइफ भी तो बचाई थी, तो उसे अपनी फ्रेंड ही बना लो। बट ना, इसके सर पर तो उसे टॉन से दूर करने का ही भूत सवार था, सो वो उसकी बात मानती ही नहीं है। शमन इसे कॉल करके कहता है कि मैं तो वाना का मुकाबला नहीं कर पाया था बट अब मेरे मास्टर ही उससे निपटेंगे। ये लोग मास्टर के पास जाने का ही डिसाइड करते हैं। वहाँ पर वो तो पहले इनके सामने अपना रूप जमाने के लिए एक बहुत ही बड़े घोस्ट से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें यकीन आ जाता है कि ये तो कोई बड़ी पहुंची हुई चीज है। खैर ये लोग उनसे अपना मसला शेयर करते हैं। अब यहाँ पर मास्टर साहब को पता चल गया था कि उनके रूम के बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई है, सो पहले तो ये उन्हें उसके रूम से वो बाहर निकालने के लिए कहते हैं, तभी तो वो वाना तक पहुंच सकते थे। अब की बार चैंपियो की हेल्प करने से मना कर देता है। वो खुद चाहता था कि वाना यहाँ से कहीं नहीं जाए, इसलिए उसने यो के साथ अब मजीद काम करने से मना कर दिया था। अब जो भी करना था यो ने खुद अकेले में ही करना था। टॉन को एक भयानक सपना आता है कि जैसे वाना पर डेथ क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया हो। वो अब फिर घबरा कर नुज को भी वाना की रियलिटी का बता देता है एंड उसने वाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नुज को ही दे दी थी कि वो ही उसका ख्याल रखेगी। बॉस ने निम्फ के सिबलिंग्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया था। इस बात का जब वाना को पता चलता है तो उसे अब हर हाल में जैसे तैसे करके अपने घर वापस जाना ही था। आखिर को अब मसला उसके सिबलिंग्स का ही था।
चैंप वाना से मिलने आता है, हालांकि वो इसकी रियलिटी जान गया था, फिर भी वो हमेशा इसका हर हाल में एंड हर प्रॉब्लम में साथ देने का ही डिसाइड करता है। इस बात से वाना काफी हैप्पी होती है। बॉस ने अभी भयानक घोस्ट को भी पाल लिया था, जिसका यूज वो अब बाद में ही करने वाले थे। जो ऑफिस में टॉन से मिलने आई होती है, एक्चुअली में वो कल वाले मामले को लेकर इसे अपोलोजाइज करने ही आई थी। टॉन इसे खुद को सॉरी बोलने की बजाय वाना से बोलने के लिए कहता है, क्योंकि इसने उसे जो हर्ट किया था। और यहाँ पर टॉन से वर्क की बात करने आई थी, तो इसलिए वो भी जो को वहाँ छोड़कर उसके साथ जाने लगता है। इस बात से यो को काफी बुरा लगता है। उनका चेला प्रोटेक्टिव शील्ड लेने अपार्टमेंट आ गया होता है। मुझ पे टॉन के कहने पर वाना को कंपनी देने यही पर आ गई थी। अब रूम में जाते हुए ये लोग वहाँ पर एक स्ट्रेंजर को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। अब चेले साहब शील्ड चुरा कर भाग रहे होते हैं कि पो इसे पकड़ लेता है एंड ठीक समझकर उसकी काफी कुटपी लगाने लगता है। वाना को भी शील्ड के चोरी होने का पता चल चुका था। चैंप और पो इसे यहाँ से भागने देने से काफी रोकते हैं, बट फैटी जो इसकी हेल्प करने आई थी वो इनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह से ये वहाँ से भाग निकलता है। मास्टर जिनको शील्ड के जाने का पता चल गया था, वो अब टॉन बनकर वाना को किडनैप करने पहुंच आया होता है। रुक जो ये सब देख चुका था, पो एंड चैंप को इस बारे में बता देता है। वाना अब मास्टर के कब्जे में आ चुकी थी। वो उसे एक दरख्त के अंदर ही सील कर देते हैं ताकि कोई इंसान तो इसे यहाँ से बचाने नहीं आ सकेगा, और वर्क करते हुए जानबूझकर टॉन को किस कर देती है। अब ये सब जो यो देख चुकी थी गुस्सा हो जाती है। तभी टॉन को जब वाना के किडनैप होने का बताया जाता है, तो वो समझ लेता है कि ऐसा यो नहीं करवाया होगा। इसलिए वो यो से साफ साफ कह देता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही वाना को गायब करवाया है, तो अब बताओ कि वो कहाँ पर है। बट यो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। टॉन उस पर गुस्सा करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। चेले को यो की तरफ से रिवार्ड मिल चुका था। उस वक्त टॉन आकर इनसे वाना का पूछता है कि तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा हुआ है। जब ये लोग भी अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं होते, तो इस वजह से इनकी फाइट भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। खैर जो भी था, टॉन ने इनसे प्रोटेक्टिव शील्ड छीन ही ली थी। टॉन अब खुद ही वाना को ढूंढने का डिसाइड करता है। आखिर को उसने वाना को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस तो किया था। रुक भी उसे लेकर काफी परेशान था। वो तो खुद उसे सर्च करने का कहता है, लेकिन टॉन उसे मना कर देता है कि पहले तुम में पावर्स बहुत कम रह गई हैं, तो तुम कैसे उसे तलाश करोगे। सो चैंप ने डिसाइड कर लिया था वो खुद जाकर इस बारे में यो से बात करेगा ताकि इन्हें कोई तो क्लू मिल सके। यहाँ से जाते हुए उसका बॉस की गाड़ी से एक्सीडेंट तो होने ही वाला होता है, बट पता नहीं कैसे ये बच ही जाता है। अब क्या ये वाकई में जान से नहीं गया था, वो मैं आपको बाद में ही कंफर्म करती हूँ। अब यो से बार बार पूछने पर भी वो इसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। एंड अचानक ही वो इससे डरने लगती है। चैंप परेशान होकर इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, बट वो तो वहाँ से भागने की करती है। एंड देन हमें पता चलता है कि यो के पास तो चैंप की सोल ही गई थी। उसकी बॉडी बॉस के पास ही होती है। एक्सीडेंट में वो जान से जा चुका था और बॉस इसकी बॉडी का यूज करके अपने घोस्ट को इसमें घुसा देता है। वाना कैसे निकलना चाहती थी, बट मास्टर साहब उसे फ्रीडम देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मेडिटेशन के थ्रू टॉन वाना से राब्ता करने की काफी ट्राई करता है, बट कोई असर नहीं था। इवन कि रुक भी उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। वाना भी हार मानने वाली नहीं थी। वो भी ट्राई करने लगी है कि जैसे तैसे करके उसका इनसे राब्ता हो ही जाए। दूसरी तरफ यो चैंप से जितना दूर जाती है, वो उसके इतने ही क्लोज आने लगता है। ये उसे बता भी नहीं पा रही थी कि आखिर वो अब एक घोस्ट बन चुका है। चैंप जब ऊंची जगह से नीचे गिरता है, तो अब जाके वो फील करता है कि आखिर मुझे पेन क्यों नहीं हो रही है। फाइनली उसे अंदाजा हो गया था कि मैं एक घोस्ट बन चुका हूँ। बॉस एक फॉरेस्ट में नेम्स, एंजल्स और बाकी की स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए आ चुका था, बट जब वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता, तो वो अब काफी सरप्राइज होता है कि आखिर को ये सब चले कहाँ गए हैं। ग्रैंडपा मॉन्क को भी इसके यहाँ आने का पता चल चुका था। एंजल्स जो एक जगह छुपे खड़े थे, उनके पास ग्रैंडपा आकर इन्हें बॉस से प्रोटेक्ट करके वहाँ से भगाकर ले जाते हैं। लेकिन बॉस अपने मिशन से फिरने वाला बिल्कुल भी नहीं था। उसने अब ना सिर्फ ग्रैंडपा से टक्कर ले ली थी, बल्कि वाना को भी तो उसने पकड़ना था। मेडिटेशन का कुछ असर हो ही चुका था। टॉन और रुक को पता चल जाता है कि वाना आखिर कहाँ पर सील है। टॉन खुद जाकर उसे फ्रीडम दिलवाने का सोचता है, बट अब वो खुद बॉडी के साथ तो वहाँ नहीं जा सकता था। तो जैसे बचपन में उसने अपनी बॉडी से सोल गायब की थी, वैसे ही अब वो फिर से करने का सोचता है। ऐसा करने से उसकी खुद जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन वाना को बचाना भी तो जरूरी था। बाकी वो पो और रुक को समझा देता है कि अगर फर्ज करो मेरी सोल टाइम पे बॉडी तक नहीं आती है, तो तुम लोगों ने मुझे जरूर जगाने की कोशिश करनी है। प्रोटेक्टिव शील्ड का एक पीस वो खुद वाना को फ्रीडम देने के लिए अपने साथ लेकर जाने वाला था। उस प्लेस पर पहुंचकर पहले तो उसे घोस्ट का मुकाबला करना पड़ता है। वाना ने इसे जो पहले पानी में किस की थी, उसकी वजह से इसमें अभी पावर्स आ जाती हैं एंड इसकी सोल इन क्रिएचर्स का मुकाबला कर पाती है। वाना की नजर भी अब इस पे पड़ ही चुकी थी। टॉन शील्ड का यूज करके इसे फ्रीडम दिलवाता है। उसे ठीक देकर टॉन यहाँ पर उसे हक भी कर लेता है। खैर अब ये लोग ट्री से तो बाहर निकल आए थे, लेकिन मास्टर साहब तो अब फिर भी इन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाले थे। वो अपने मोटू घोस्ट को बुला लेते हैं। वो परेशान हो रहा होता है कि अभी तक इसकी सोल वापस क्यों नहीं आई है। अब भला मैं क्या करूँ कि ये जाग ही जाए। वाना और टॉन मास्टर से फाइट करने को लगे होते हैं। आखिरकार डैड ही इनकी हेल्प करने यहाँ आ चुका था। सो बड़ी मुश्किल से ये मास्टर के चुंगल से बचकर निकल के जाते हैं। टॉन की सोल जल्दी से बॉडी में जाती है। उसकी कंडीशन काफी खराब तो होती है, बट साथ में वो रिलीफ भी फील करने लगता है कि चलो मैं वाना के साथ किया प्रॉमिस तो पूरा कर पाया। दूसरी तरफ चैंप काफी परेशान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं अब अपनी बॉडी में कैसे वापस जाऊंगा। जो को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो इसकी हेल्प कैसे करे। तभी मास्टर कॉल करके जब ये बैड न्यूज देता है कि टॉन वाना को उससे छुड़वा कर ले गया है, वो अब परेशान हो जाती है एंड साथ में उसे ये भी कहती है कि अगर अब वाना को मार कर ही उससे अलग किया जा सकता है, तो तुम ऐसा ही करो। रात को टॉन जब वाना को थोड़ी देर तक नहीं देखता, तो उसके लिए काफी फिक्रमंद हो जाता है कि कहीं ये फिर से तो किडनैप नहीं हो गई। बट जब वो उसके सामने आती है, तो तब जाके उसे कुछ सुकून मिलता है। अब ये दोनों चाहे माने या ना, लेकिन इन्हें एक दूसरे से लव हो ही चुका था। अब इनकी कन्फेशन कब होनी थी उसका तो हमें फिलहाल नहीं पता। टॉन ने चैंप को बता दिया था कि वाना को टॉन ने बचा लिया है। वो इस बात से काफी खुश होते हैं। अब यो उसे घर जाने के लिए कह देती है, बट घोस्ट होते हुए भी वो गायब हो ही नहीं पा रहा था। इस बात से यो भी काफी सरप्राइज होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
खैर वो अब मेडिटेशन के थ्रू जाने की ट्राई तो करने लगता है। नेक्स्ट डे वो सारे मेट्स को बता रहा होता है कि कैसे कल अपनी जान पे खेल के टॉन ने वाना को बचाया था। वो दोनों भी पीछे खड़े इनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो इनसे अपने दिल की बात भी शेयर करता है कि मुझे लगता है टॉन को वाना से लव हो गया है, तभी तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी हेल्प की। ऊपर से टॉन आकर इसे चुप कर जाता है एंड सबको कंफर्म करने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स ही हैं और कुछ नहीं। वो यहाँ पर वाना की सबसे फ्रेंडशिप भी करवाने लगता है कि तुम लोगों को इसके साथ ही रहना है एंड मेरी जगह पे इसको प्रोटेक्ट भी करना है। तभी इसे चैंप का ख्याल आता है कि वो कहाँ चला गया, कल से नजर ही नहीं आ रहा है। बहुत ट्राई करने के बाद भी चैंप से गायब हुआ ही नहीं जा रहा था। आज टॉन के वर्क का बहुत ही खास दिन था। सिया वाले प्रोजेक्ट को लेकर वो फाइनली प्रेजेंटेशन देने जा ही रहा था। वाना भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। यहाँ पर वो साथ में टॉन से ये भी कहती है कि पहले तो तुमने अपनी लाइफ को खतरे में डाला, बट अब मेरे लिए ऐसा ना करना। लेकिन वो तो उसका ख्याल रखना चाहता था, इसलिए उसने सोल को अलग करने वाला कदम उठाया था। खैर फिलहाल उसे लेट हो रही थी तो वो फिर वहाँ से चला जाता है। मास्टर साहब फिर से टॉन बनकर वाना को मारने आ गए थे, बट रुक की वजह से वो बच जाती है। मास्टर साहब तो अपने हारने पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब तो उसने वाना को हर हाल में मारने का प्लान बना लिया था। अब तो टॉन के खास दिन का ख्याल रखते हुए वाना इस बारे में उसे ना ही बताने का सोचती है। सिया की वाइफ भी मीटिंग में आ चुकी थी। टॉन को यहाँ देखकर वो काफी खुश होती हैं। वो तो अब जरूर ही इसे सिलेक्ट करने वाली थी। जो चैंप से कहती है कि तुम उस प्लेसेस को रिमेंबर करके गायब होने की ट्राई करो जहाँ पे तुम्हारी बॉडी है, हो सकता है कोई असर हो ही जाए। अब की बार वो वाकई में वहाँ जाने में कामयाब हो ही जाता है एंड देन उसकी मुलाकात वाना से भी होती है। इन लोगों को वो अपने मरने का बता चुका था। रुक इसे कहता है कि तुम्हारी सोल सिर्फ बॉडी से निकली है, अगर तुम वापस अपनी बॉडी में जाओगे तो तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। अब ये लोग बॉडी तलाश करने का ही सोचते हैं। मास्टर यॉ को अपना प्लान बताकर टॉन को कॉल करने के लिए कहते हैं। टॉन की प्रेजेंटेशन सबको काफी पसंद आई थी, बट इससे पहले कि वो सिलेक्ट होता उसे यॉ की कॉल आती है। अकॉर्डिंग टू प्लान वो उसे झूठ बोलती है कि मुझे मास्टर ने किडनैप कर लिया है, सो प्लीज आकर मेरी हेल्प करो। उसे जाता देकर मैम उसे यही कहने लगती है कि आज अगर तुमने अपनी ये अपॉर्चुनिटी गंवा दी फिर कभी भी तुम्हें चूज नहीं किया जाएगा। लेकिन आज वो वर्क से ज्यादा अपनी फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस देकर वहाँ से चला जाता है। यॉ को ढूंढते हुए यहाँ पर बाबा साहब उसे पकड़ ही लेते हैं एंड रस्सियों के साथ बांध देते हैं और वाना को इसे आकर चुराने का पैगाम भी दे देते हैं। वाना जिसे अभी सबका पता चल गया था वो जल्दी से टॉन के पीछे यहाँ आ जाती है। मास्टर ने इसे मारने के लिए अपने घोस्ट वगैरह को बुलवा दिया था। वाना को अकेले में ही इन सब से मुकाबला करना पड़ता है। अब ये घोस्ट मास्टर के स्लेव्स थे, तभी उन्हें अपने आका का हुक्म मानना ही पड़ रहा था। सिचुएशन को देखते हुए टॉन को अपनी सोल फिर से बॉडी से अलग करनी ही पड़ती है। अब ये दोनों मिलकर ही इनसे मुकाबला करते हैं। आखिरकार मास्टर को इन्होंने मात दे ही दी थी। वाना को फैटी घोस्ट पे बहुत रहम आता है कि वो मास्टर इसका बैड यूज कर रहा था। आज तो वो इन्हें फ्रीडम दे ही देती है। इस बात से वो घोस्ट भी काफी खुश हो जाता है। बट तभी अचानक मास्टर वाना को खुद के हवाले करने के लिए कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो टॉन कभी भी अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगा। वाना उसके पास जाने लगती है, बट टॉन उसे मना कर देता है कि जो करता है इसे करने दो। तभी भी यहाँ पर चैंप की एंट्री होती है जो कि उन्हें मास्टर से बचा लेता है। सो टॉन भी अब अपनी बॉडी में वापस आ चुका था। फैटी घोस्ट तो इस मास्टर को कुचल ही डालता है। ये सारा सीन जो कि यो देख चुकी थी काफी इमोशनल हो जाती है कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई है। चैंप अपनी सारी स्टोरी टॉन को बता चुका था। अब उसने इनकी हेल्प की थी तो इस वजह से टॉन भी उसकी बॉडी ढूंढने का डिसाइड करता है। लेकिन आज उसकी कंडीशन काफी खराब थी, इसलिए ये लोग अभी ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। चैंप जब यो के पास आता है तो वो इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है कि आज वाली सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। चैंप तो फिर उसे तसल्ली देने लगता है एंड एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते यही मशवरा देता है कि तुम जाकर अब इस सब के लिए टॉन और वाना से अपोलोजाइज कर लो, देख लेना वो तुम्हें माफ कर ही देंगे। दूसरी तरफ वाना काफी परेशान होती है कि टॉन की कंडीशन ठीक होने की बजाय खराब ही होती जा रही है और ये तो काफी स्ट्रेंज बात थी। वो उसके लिए काफी फिक्रमंद भी होती है। रुक आज वाना से सच उगलवा ही लेता है कि वो टॉन से लव करने लगी है। रुक तो यहाँ पर उसे अभी से अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए कहता है कि हमें बस वापस जाकर अपने सिबलिंग्स की जान बचानी है। इसके अलावा अब तुम्हारी कोई और डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। वैसे भी लव की वजह से उसकी सोल भी तो कंप्लीट नहीं हो सकती थी। वाना भी अब बहुत सोचने के बाद डिसाइड कर ही लेती है कि मैं अब ना टॉन की ज्यादा सामने आऊंगी और ना ही वो मुझसे ज्यादा क्लोज होगा। बट वो उसके साथ बिताए पलों को भूल ही नहीं पा रही थी। मैनेजर ने टॉन की शिकायत बॉस को लगा दी हुई थी, इसलिए वो अब टॉन को कॉल करके उनसे मिलने जाने के लिए कहता है क्योंकि इसने कंपनी की होने वाली बहुत बड़ी डील को जो कैंसिल करवा दिया था। बॉस टॉन से काफी नाराज थे एंड इसीलिए आज वो इसे जॉब से फायर भी कर देते हैं। टॉन के जाने से सब काफी सैड थे एंड अचानक यहाँ पर इसकी कंडीशन फिर से खराब होने लगती है। दूसरी तरफ वाना ने अब तो बहुत जल्दी अपने घर वापस जाने का डिसाइड कर ही लिया था। चैंप और यो वाना से मिलने यहाँ पर आ चुके होते हैं। इन दोनों को अब अकेले बात करने का कहकर रुक और चैंप खुद वहाँ से गायब हो जाते हैं। टॉन हैरान तो होता है कि आखिर मेरी अभी तक तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। वो जब अपने रूम में जा रहा होता है तभी बाहर से वाना एंड जो की बातें सुनने लगता है। जो वाना से अपोलोजाइज करती है कि मैं जेलिसी में आकर तुम दोनों को बहुत हर्ट कर बैठी हूँ। वाना तो उसे माफ कर देती है एंड साथ में उसे ये भी क्लियर करने लगती है कि टॉन और मैं जस्ट फ्रेंड्स ही हैं और कुछ नहीं। तभी ये दोनों बाहर टॉन के गिरने की आवाजें सुनती हैं तो भागी भागी उसके पास जाती हैं। सभी टॉन की बैड कंडीशन को देखकर काफी परेशान होते हैं। यो खुद को जिम्मेदार समझ रही होती है कि टॉन की ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। खैर टॉन के होश में आते ही बाकी सब तो वहाँ से चले जाते हैं। टॉन ने यो की बेवकूफाना हरकत पर उसे माफ कर ही दिया था। यहाँ पर वो इस बात से इमोशनल होती है कि मेरी वजह से किसी की जान भी चली गई। बट टॉन उसे इस बात की टेंशन ना लेने के लिए कहता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए थे, उनके साथ ऐसा होना तो बनता ही था।
चैम्प बाद में यो से कहता है कि अब तुम्हारा मामला तो सेटल हो गया है, तो तुमने अब मेरी बॉडी ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है। वो भी यहाँ पर उससे प्रॉमिस कर लेती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर वो उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है एंड साथ में मशवरा भी मांगती है कि मुझे डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है, तो क्या मैं मैनेजर से बोरो कर लूँ। वो उसे ये सब ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो इंसान इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सो फिलहाल वो खुद कहीं से मनी अरेंज करके उसे देने के लिए कहता है। इस बात से नुच खुश होकर उसे थैंक्स कहने लगती है। आज सारा दिन टॉन ने वाना को नहीं देखा था, तो इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है। जॉब से फायर होने की वजह से वो काफी दुखी था एंड चाहता था कि वाना उसकी प्रॉब्लम सुने एंड तसल्ली दे। जब वो वाना को याद करके सो जाता है तो तब वाना उसके क्लोज ही आकर सोती है। वो खुद भी काफी इमोशनल होती है कि फेवरेट पर्सन से उसे मजबूरी में दूर रहना पड़ रहा था। नेक्स्ट डे वो मॉम से कुछ मनी बोरो करने पहुंचा होता है। खैर उसकी मजबूरी को देखते हुए वो भी उसे पैसे देने को तैयार हो जाती हैं, बट ऊपर से डैड आकर चेक को ही फाड़ देते हैं कि इस निकम्मे को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम को भी पता चल गया था कि ये लड़की को ही पैसे देने वाला है, इसलिए वो भी अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद लड़की ने जानबूझकर ही बहुत से पैसे मांगे होंगे। इस बात से वो तो काफी सैड हो जाता है और ने एक बहाने से सिया से उसकी बिजनेस को लेकर इन्फॉर्मेशन ले ली थी। मैनेजर और अब ये दोनों ही उनसे मनी बटोरने के लिए मिलकर ही वर्क कर रहे थे। बॉस ने प्रोटेक्टर्स को पकड़ लिया होता है एंड एक पर्सन को तो वो खुद ही वहां से भागने देता है कि जब ये नेम्स हार्ट वाना से बात करने जाएगा तो तब मैं डेथ क्रिएचर को इसके पीछे भेजकर उसका पता लगवा लूंगा। इसे बस अब हर हाल में नेम्स हार्ट ही चाहिए था और उसको कंप्लीट करके ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहता था। और वाकई में वाना से वो पर्सन जब कम्युनिकेट करता है उसे जाते देखकर टॉन भी उसी के साथ ही चलने के लिए कहता है। वाना ऐसा चाहती तो नहीं थी, बट इसके बार बार कहने पर उसे अपने साथ टॉन को लेकर जाना ही पड़ता है। अभी ये लोग प्रोटेक्टर की हेल्प कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से डेथ क्रिएचर साहब आकर इन पे अटैक कर देते हैं। ये तीनों मिलकर ही इससे फाइट करने लगते हैं। वाना की आंखों के सामने ही उसका सिबलिंग इसे बचाते बचाते अपनी जान दे देता है। इस बात से वो काफी इमोशनल हो जाती है। रुक भी यहाँ आ चुका था, सो ये लोग जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं एंड ग्रैंडपा मॉम को देखने जा ही रहे होते हैं कि टॉन की अचानक फिर से तबीयत खराब हो जाती है। ग्रैंडपा को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो पहले ही सब जानते थे। यहाँ पर अपने सिबलिंग्स को देखकर वाना काफी खुश हो जाती है कि चलो ये तो ठीक है। ग्रैंडपा टॉन से अकेले में बात करके बताते हैं कि तुम्हारी और वाना की सोल्स अब ऐसे कंबाइन हो चुकी हैं कि कोई भी इन्हें सेपरेट नहीं कर सकता, बट लास्ट में सिर्फ एक सोल ही सर्वाइव कर पाएगी एंड इसके हैंड पे लगे निशान के बारे में वो उसे इतना ही बताते हैं, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट रह जाएगी। वाना को लाइफ एनर्जी देने की वजह से ही इसके साथ ऐसा हो रहा था एंड पे अब उसका खुद ही डिसीजन होना था कि वो क्या अब अपनी लाइफ को मेंटेन करेगा या वाना के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेगा। वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया था। अब नुच परेशान के वो अब आखिर क्या करे, कहाँ से इतने सारे पैसे लाए। उसकी बात जो कि मैनेजर सुन चुका था उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है, बट इस दफा वो उसकी हेल्प फ्री में नहीं करने वाला था। नुच इमोशनल हो जाती है कि वो अपनी इज्जत को दाव पे लगा के पैसे इससे कैसे ले सकती है। वाना टॉन की कंडीशन को देखते हुए फ्यूचर में उसे अपने साथ फाइट्स वगैरह करने के लिए ना ही ले जाने का डिसाइड करती है क्योंकि यही टॉन की लाइफ के लिए बेहतर था। ग्रैंडपा मॉम टॉन को एनर्जी वगैरह देते हैं एंड साथ में पेन को कम करने के लिए मेडिसिन भी। प्रोटेक्टर्स बॉस को हराने में वाना का साथ देना चाहते थे, बट वो उन्हें मना कर देती है। वो खुद अकेले में ही उसका मुकाबला करेगी। वाना टॉन को साइड पे ले जाकर अब अपनी लाइफ से चले जाने को कहती है, बट वो उसकी बात पर तवज्जो देने की बजाय उसे खुद को एक कपल रिंग्स पहना देता है कि अब हम दोनों मिलकर ही फाइट्स वगैरह करेंगे। ये रिंग्स उसे ग्रैंडपा ने ही दी थी जो कि किसी को भी ब्लैक मैजिक से इन्हें प्रोटेक्ट करने वाली थी। ग्रैंडपा ने टॉन को ये भी बता दिया था कि दुनिया में 5 चीजें हैं जो बॉस के हत्थे नहीं लगने देनी है, जिनमें से एक तो निम्फ का हार था। बाकी 4 थिंग्स को इन्होंने अभी तलाश ही करना था। फिर रात को मेयर्स आज टॉन को एक मशवरा देते हैं कि अगर लाइफ में तुम किसी से लव करते हो तो उसे जरूर कन्फेस कर लेना, वरना बंदा तो इस दुनिया से चला जाता है, बट साथ में ये दुख भी उसके साथ ही जाएगा कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाया था। वाना नहीं चाहती थी कि टॉन अपनी लाइफ को खतरे में डालकर उसका साथ दे। वो हर हाल में उससे सेपरेट होने का सोचती है। टॉन जो ये सब खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, वो तो उसको लेकर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला था। वाना रिंग को उतारने की काफी ट्राई करती है, बट नहीं उतार पाती। टॉन इसे समझाने लगता है, हाँ ये जो मिशन कंप्लीट करने को मिला है वो हम दोनों ने मिलकर ही करना है, ना कि सिर्फ तुम अकेली ने। यहाँ पर टॉन वाना से ये भी झूठ बोलने लगता है कि मैं ये मिशन इसलिए कंप्लीट नहीं करना चाहता हूँ कि तुमसे लव करता हूँ, बल्कि अपनी ड्यूटी समझकर ही ऐसा कर रहा हूँ। टॉन अपने लव को जिंदा रखने के लिए ही उसे लाइफ देने जा रहा था। वाना इमोशनल हो रही होती है कि मैं ऐसे कैसे टॉन को मरने दे सकती हूँ। जॉन ने चैम्प की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी होती है ताकि कोई तो इसकी बॉडी देखकर इन्हें इन्फॉर्म कर ही देगा। अब फिर बाद में चैम्प खुद मेयर्स को आकर जब अपनी स्पिरिट का बताता है तो सभी उस पर पहले तो हंसने लगते हैं और फिर इसके घोस्ट होने का जब इन्हें पता चलता है तो बाद में वो इसे काफी डरकर भागते हैं। खैर चैम्प के कहने पर ये लोग उसकी बॉडी को ढूंढने में इसकी हेल्प करने को तैयार हो ही जाते हैं। दूसरी तरफ चैम्प की बॉडी में घोस्ट साहब बड़े मजे से रह रहे होते हैं। रुक टॉन से पूछता है, ग्रैंडपा ने तुम्हारे हैंड पे मौजूद निशान के बारे में क्या कहा था? वो अब रुक को इस माउंट के होने का रीजन तो नहीं बता सकता था, सो आगे से बात को गोल मोल कर जाता है। वाना भी ऊपर से आ गई थी तो वो यहाँ पर एक शर्त पर टॉन के साथ वर्क करने के लिए तैयार थी कि अब से मैं तुम्हें जो कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। वो भी उसकी बात मानने के लिए फौरन से तैयार हो जाता है। रियो शूट पे आई होती है एंड यहाँ पर मौजूद एक पर्सन के इसे लेकर ख्यालात कुछ अच्छे नहीं थे। ये बात चैम्प नोट कर लेता है एंड बस इसके गंदे इरादे को जानकर वो इसकी बाद में फिर अच्छे से कुट लगाता है एंड इसके मुंह से सारा सच निकलवा कर रियो को भी सुनाता है। आज अपनी इतनी हेल्प करने पर रियो फिर इसे थैंक्स कहती है। यहाँ से जाते हुए अचानक इनकी नजर चैम्प की बॉडी पे भी पड़ जाती है। अब ये दोनों इन्हें फॉलो करते हुए इनकी प्लेस पर ही पहुंच जाते हैं और साथ में हैरान भी हो रहे होते हैं कि आखिर बॉडी में है कौन। घोस्ट साहब तो यहाँ पर बॉस के दुश्मनों से फाइट ही करने आया था। अब चैम्प को इस बात पे गुस्सा आता है कि ये मेरी बॉडी का बैड यूज क्यों कर रहा है। वो इससे बात करने आता ही है कि घोस्ट इसकी सोल को हर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ वाना एंड टॉन को एक केव की तलाश थी जिसमें से ही उन्हें बाकी की बची 4 थिंग्स में से एक मिलनी थी। ये लोग अभी इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी यो टॉन को कॉल करके जल्दी से अपनी प्लेस पर आने के लिए कहती है। ये दोनों अब बेड के थ्रू वहाँ पहुंच ही आते हैं और चैम्प को इस घोस्ट से बचाते हैं।
घोस्ट साहब भी बड़े चालाक थे, इनके हर बार से बच ही जाते हैं। नुच ने आखिरकार डैड को बचाने के लिए अपनी इज्जत को खतरे में डालने का डिसाइड कर ही लिया हुआ था। टॉन यॉ को वहां से चले जाने के लिए कहता है, बट आज तो वो इनकी हेल्प किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली थी। नुच को मैनेजर पे बहुत गुस्सा आता है एंड अब वो फौरन से अपने कहे से मुकर जाती है कि मुझे तुम जैसे गंदे शख्स से पैसे नहीं चाहिए, बट वो उसे आज ऐसे नहीं जाने देने वाला था। तभी नुच जल्दी से पू को कॉल मिला देती है। पू भी इसकी आवाज सुनकर जल्दी से इसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ घोस्ट साहब ने फिर से चैंप की सारी एनर्जी ले ली होती है। माना बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल करके पीछे करती है। अभी इनकी फाइट हो ही रही होती है कि ऊपर से बॉस का बंदा आकर यॉ को पकड़ लेता है एंड घोस्ट को छोड़ने के बदले में ही वो यॉ को छोड़ने का कहता है। सो मजबूरी में अब इन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है एंड घोस्ट को ये लोग आजाद कर देते हैं। चैंप की कंडीशन काफी खराब थी, ऊपर से पोटॉन को कॉल करके नुच की जाकर हेल्प करने के लिए कहता है कि वो मैनेजर के कब्जे में है। अब ये दोनों यॉ के सीने चैंप की मेरिट्स देने का कहकर नुच की हेल्प करने जाने लगते हैं। उस घटिया पर्सन ने तो बाकायदा वीडियो बनाने के लिए कैमरा भी फिट कर लिया था। सो फाइनली एंड टाइम पर ये दोनों वहां पहुंचकर नुच की हेल्प करते हैं। वो भी इतनी देर में वहां आ ही गया था एंड फाइनली कैमरा भी इनके हाथों ही लग गया था। ये लोग मैनेजर को तो अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। नुच को काफी ज्यादा परेशान देखकर पो उसे तसल्ली देने लगता है एंड ये लोग उसे अब इस प्लेस से मूव करके अपने ही अपार्टमेंट में आने के लिए कहते हैं और वो भी इस बात के लिए मान ही जाती है क्योंकि आखिर ये उसकी लाइफ का सवाल था। जो चैंप को मेरिट्स देती है तो इस वजह से उसकी सोल काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड इस बात पर वो उसे थैंक्स भी कहता है। बॉस साहब को जब पता चलता है कि मेरे घोस्ट की इस हालत के जिम्मेदार वाना और डॉन है तो वो अब उनसे बदला लेने का सोचता है। इसे ये भी पता चल चुका था कि ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पावरफुल चीजों की तलाश में है एंड कपल रिंग्स ग्रैंडपा ने इन्हें दे दी हुई हैं। वो इस बारे में बात करने के लिए ग्रैंडपा के पास भी जाता है और उन्हें वार्न करने लगता है कि आप भी इनके साथ मिल गए हैं तो ये मत सोचना कि मैं आपको माफ कर दूंगा। मैं तुम सब लोगों से अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा और ये तुम लोग भूल जाओ कि मैं कोई डिस्ट्रक्ट वगैरह होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अब अपने बंदों के साथ मिलकर प्लान बनाने लगता है कि जब वो चीजें हासिल करेंगे तो मैंने कैसे उनसे वो चीजें जाकर छीननी है। आज तो डॉन फर्स्ट टाइम चैंप की हेल्प करने पर यॉ की तारीफ करता है तो इस बात से उसे काफी खुशी होती है एंड साथ में वो काफी फ्रेश भी फील करने लगती है कि चलो आज डॉन को मेरी कुछ कदर तो हुई। और यहाँ पर वो पछताने भी लगती है कि मैंने अपने पास्ट में कितनी बुरी गलतियां की थी और ये मैं भूल गई थी कि डॉन का दिल जीतने के लिए मुझे बस अच्छे काम ही करने हैं। खैर वो अब काफी खुश भी होती है कि चलो अच्छा है, इस तरह डॉन ने मेरी तारीफ तो की। वो मुझको लेकर अब अपार्टमेंट आ गया था। डॉन एंड माना हैरान हो रहे होते हैं कि जिस केव को हम तलाश करने वाले थे वो अचानक गायब कैसे हो गई है। रात को पो मुझसे कहता है कि तुम्हें पैसों की अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनका मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके दूंगा। डॉन की कंडीशन काफी खराब होती है बट माना के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो। वो नहीं चाहता था कि माना उसे लेकर परेशान हो। डॉन ने मैनेजर की गई सारी हरकतों का बॉस को बता दिया था एंड वो तो आज इसे ना सिर्फ जॉब से फायर करते हैं बल्कि पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। ये साहब तो अपने किए गए कामों की वजह से सजा भुगतने ही वाला था। अब नुच के लिए पैसे अरेंज करने के लिए पोहो ने रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और इस बारे में जब वो डॉन को बताता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये इतने सारे पैसे इकट्ठे सिर्फ ये वाला काम करके पूरे करेगा। वाना और ये लोग केव तलाश करने फॉरेस्ट जाने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें वहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता बट स्टिल ये उसे ढूंढने को लगे होते हैं। यहाँ पर वाना को फील होता है कि जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है बट ये लोग इस बात को लाइटली ले लेते हैं कि यहाँ भला कौन हो सकता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि वाकई में एक पर्सन की नजर इन पे जमी हुई थी। गार्ड अंकल और उनकी बेटी टॉन को फूड डिलीवर करने उसके रूम में आती ही है कि स्पून नीचे गिर जाता है तो अब उसे उठाते हुए अंकल को चोट लगती है तो वो बेड पे ही बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ टॉन और वाना घर वापस जाने के लिए बेड को बुलाते हैं कि तभी ये दोनों भी वहाँ पहुंच जाते हैं। इनके आने से अब टॉन एंड वाना को केव नजर आने लगती है। इस बात से ये लोग बहुत खुश होते हैं एंड एम्यूलेट को तलाश करने के लिए इन्होंने अंकल को साथ ही ले जाने का डिसाइड किया था। अंकल को इन्होंने सारी सिचुएशन का भी बता दिया होता है सो मजबूरी में उन्हें इनके साथ जाना ही पड़ता है। अंकल की पीठ के पीछे टैटू ही इनके काम आने वाला था। केव में जाकर इन्हें फिलहाल तो जस्ट स्केलेटन्स वगैरह ही मिलते हैं। गार्ड अंकल को यकीन था कि उन्हें नागास मेटल ऐसे नहीं मिल सकता सो वो इसके लिए रिचुअल करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ चैंप परेशान होता है कि मैं अब अपनी बॉडी कैसे तलाश करूं। वो घोस्ट साहब तो उसकी जान छोड़ने ही नहीं वाला था। मैनेजर किसी न किसी तरीके से अपनी बेल करवा कर और उनके पास पहुंचा होता है एंड साथ में बाकी केसों को खत्म करने के लिए वो उसे सिया से मजीद मनी लेने के लिए कहता है और साथ में वार्न भी करता है कि अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं सिया की वाइफ के पास जाकर तुम लोगों का सारा भाड़ा फोड़ दूंगा। अंकल रिचुअल करने में बिजी होते हैं एंड फाइनली बहुत ट्राई करने के बाद इन्हें नागा मेटल मिल ही जाता है बट अचानक से ऊपर से सर्पेंट आकर इन्हें मेटल खुद को देने के लिए कहता है। इवन के इसने इनका वहां से जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया था। अब ये परेशान कि हम इससे कैसे निपटे। अंकल लोगों को तो ये स्टोन का बना देता है। वाना और टॉन के पूछने पर ये इन्हें अपनी लव स्टोरी का बताने लगता है कि मुझे अपनी लवर को जिंदा करने के लिए ही ये चाहिए बट इनके ना मानने पर वो वाना को तो स्टोन का बना देता है। और टॉन का जब वो मेटल को हासिल करने वाला एम चेक करता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि मुझसे ज्यादा इन्हें इसकी जरूरत है। वो टॉन से काफी इंप्रेस हुआ था कि ये भी तो अपने लव को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है तो मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। सो बहुत सोचने के बाद इसने इन्हें जिंदा सलामत घर जाने की इजाजत दे दी थी। अब सब लोग वापस आ गए होते हैं और यहाँ पर टॉन से पूछते हैं कि आखिर तुमने सर्पेंट को क्या कहा था जो उसने हमें यूं आसानी से जाने दिया। वो अब उन्हें क्या बताता इसलिए आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देता है। खैर अब इनकी बाकी 3 चीजें तलाश करने वाली रह गई थी। सिया अपनी रिंग और उनके पास भूल गया था तो वो अब वहाँ जाने लगता है। मैनेजर साहब तो अपनी इसी महबूबा के पास ही थे तो सिया के आने की आवाज सुनकर उसे जल्दी से अपना रूप चेंज करना पड़ता है। सिया की नजर में तो वो गे था इसीलिए आज उनकी शामत आते आते बची जाती है। वो काम करने के लिए कहीं और नहीं बल्कि अपने घर ही गया खड़ा होता है। इसका इरादा चीजें ठीक करते हुए चोरी करने का था।
क्योंकि एक ही वाही यही जरिया था मनी कमाने का। बट आखिरकार वो डैड और मॉम के हाथों पकड़ा ही जाता है। जॉन ने चैम्प की बॉडी सर्च करने के लिए अब शमन साहब से हेल्प लेने का फैसला कर लिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मास्टर के मरने के बाद से शमन ने ब्लैक मैजिक करना छोड़ दिया है। अब बस ये अच्छे काम के लिए ही अपना मैजिक यूज करता है। खैर फिलहाल तो वो चैम्प एंड जॉ की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ मॉम डैड के पूछने पर पॉ ने उन्हें सारी स्टोरी सुना दी थी कि अपनी फ्रेंड के डैड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए ही उसने चोर बनने की ट्राई की है। यहाँ पर आज वो उनसे प्रॉमिस करता है कि अब से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। एंड वो तो अब अपना बिजनेस संभालने के लिए भी तैयार था। इस बात से खुश होकर मॉम डैड भी अपने बेटे को उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। अब अनुज को फाइनली रकम मिल ही गई थी और वो इस बात से काफी खुश होती है कि अब उसके डैड का ठीक से इलाज हो जाएगा। टॉन की कंडीशन फिर से काफी खराब हो जाती है एंड वो मेडिसिन लेने के लिए उठा ही होता है कि वाना उसे देख लेती है। अब उसके पूछने पर वो उसे झूठ बोल देता है कि मुझे लेकर परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। उसका स्कार देखते देखते ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। खैर वाना क्यूरियस थी कि आखिर टॉन ने सरपेंट से ऐसा क्या कहा था कि उसने हमें इसलिए जाने की इजाजत दे दी। सो उसके बार बार पूछने पर टॉन जस्ट उसे यही बताता है कि उसे अपने मिशन से ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट लगा था, तभी उसने हमें जाने की इजाजत दे दी थी। शमन अपनी प्लेस पर बैठे बैठे ही चैम्प की बॉडी को अपने पास लाने के लिए मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। अब इतना तो असर हो ही जाता है कि वो बॉडी सबको मारती हुई वहां से जाने लगती है। एंड इस प्लेस पर आखिरकार पहुंची आती है। ये लोग इस घोस्ट को पकड़ना आसान समझ रहे थे बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बॉस को जब पता चलता है कि उनका प्यारा घोस्ट यहाँ से जा चुका है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वाना एंड टॉन तो मेटल को देखने लगते हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से घोस्ट को पकड़ लिया था बट वो तो खुद को छुड़ा ही लेता है। इस बात से ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बस चैम्प की उसके हाथों शामती आ जाती है। जो तो फिर टॉन को कॉल करके वहां पर आने के लिए कहती है। वाना भी वहां पर जाना चाहती थी बट टॉन उसे जाने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। फिर वाना के बार बार कहने पर उसे भी साथ लेकर जाना ही पड़ता है। ये दोनों आकर अब घोस्ट के हथों से चैम्प की जान बचाते हैं। बॉस साहब भी अपनी पावर से घोस्ट की जगह अब इनसे फाइट करने के लिए अपने एक और एलिफेंट क्रिएचर को भेजने लगते हैं। उन्हें तो यकीन था कि ये जरूर आज इन सबका खात्मा कर देगा और वाकई में ये क्रिएचर वहां आकर उठन ही मचा देता है। अब सब काफी परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, ये तो चैम्प की बॉडी कुचलने ही वाला होता है। तभी फिर टॉन नागा मेटल का यूज करता है। अब जाके इसको मात होती है। अब बॉस साहब गुस्से में कि इन्हें ये कहां से मिल गया, अब ये तो बाकी की तीनों चीजों को ढूंढकर मुझे खत्म ही कर देंगे। लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करने वाले थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब जिस तीसरी चीज की इन्हें तलाश है उसके बारे में मैं तो जानता हूँ, वो मैं इनसे पहले ही जाकर उठा लूंगा और इन्हें फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। टॉन ने वाना की सेफ्टी के लिए शमन एंड उसके चेले को अपने वाले अपार्टमेंट में ही स्टे करवाने का डिसाइड कर लिया था। चैम्प फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ चुका होता है और अपनी इतनी ज्यादा हेल्प करने पर वो जॉ को थैंक्स भी कहता है। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से वाना एंड टॉन भी आ जाते हैं। आज जॉ टॉन को कुछ मनी देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मुझे बचाते बचाते ही ये जॉब से फायर हुआ था। इन्हें यूं बातें करते देखकर वाना थोड़ा बहुत जेलस तो फील करती है बट किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होने देती। अब उसे इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि जो टॉन से बहुत ज्यादा लव करती है। खैर नेक्स्ट डे अपने वापस आने पर चैम्प अपने मेट्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करता है। वो लोग भी इतने दिन बाद उसे देखकर काफी खुश थे। वो मॉम से बात करता है तो अब नुज को पता चल गया था कि आखिर इसने कितनी मिन्नतें करके इनसे पैसे लिए थे। वो अब इसके साथ जाकर मॉम को इस बात के लिए थैंक्स कहने का सोचती है। वाना और टॉन को अब एक लाइटनिंग स्वॉर्ड की तलाश थी जो कि एक मुन नामी बंदे के कब्जे में ही थी। ये लोग इस बारे में शमन से बात करते हैं और वाकई में वो तो इस बारे में पहले से ही जानता था क्योंकि उसे भी इसकी तलाश थी। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस चाय उसी मुन नामी पर्सन की ग्रैंड डॉटर है। ये लोग अब उसे अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि इसी तरह ही तो शायद वो इन्हें स्वॉर्ड देने के लिए मान जाता। जाय को साथ ले जाने के लिए इन्हें उसकी बहुत मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं। अब मनी वगैरह का लालच देकर ही वो राजी होती हैं। नुच और वो मॉम से मिलने होटल आ गए थे। अब यहाँ पर गलती से नुच सिया को ठरकी समझकर थप्पड़ भी मार देती है एंड बाद में उसे पता चलता है कि ये तो पो के डैड है। खैर वो इस बात के लिए उनसे अपोलोजाइज करती है। मॉम यहाँ पर नुच पे भड़क जाती हैं कि तुमने हमारे बेटे को पैसों की वजह से ही फंसाया है ना। अब वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पैसे देने के लिए आपको थैंक्स ही कहने आई थी। अब फिर मजीद उनकी इंसल्ट बर्दाश्त किए बिना वो वहाँ से जाने लगती है और साथ में उसे पो पे भी गुस्सा आ रहा था कि इसके पेरेंट्स में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और वो उसे अपने लव वाला रिलेशन उससे खत्म ही कर लेती है। दूसरी तरफ मैनेजर और उनसे फिर से मनी लेने आ गया था कि जैसे भी करके मुझे कहीं ना कहीं से इसका अरेंज करके ही दो। और साथ में वो उसे धमकाता भी है कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। बॉस को पता चल गया था कि नेक्स्ट कौन सी चीज वाना लोग ढूंढने वाले हैं, इसलिए अब की बार तो वो उनके हाथों ये नहीं लगने देने वाला था। टॉन और बाकी सब लोग मेन प्लेस पर आ गए थे। चेले ने रुक से माफी मांग ली थी कि हमें उस दिन यूं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था और रुक तो था ये एक अच्छा बच्चा, वो तो उसे फौरन से माफ कर देता है। फाइनली मुन साहब भी इन्हें देख चुके थे और ये साहब तो आज ग्रैंड डॉटर के कहने पर भी इन्हें स्वॉर्ड देने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते। टॉन भी खाली हाथ वापिस नहीं जाने वाला था। मास्टर जब एक शर्त रखती हैं कि पहले तो मुझे फाइटिंग में हराओ तभी मैं तुम्हें ये ले जाने दूंगा। टॉन तो फौरन से उसकी बात मान ही जाता है। यॉ को अंकल गार्ड के थ्रू पता चल चुका था कि टॉन और वाना कहाँ गए हैं, सो ये भी उनके पीछे हेल्प करने जाने का डिसाइड करते हैं। टॉन और मास्टर की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। टॉन तो फाइटिंग में काफी एक्सपर्ट नजर आ रहा था एंड फिर हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा ने जबरदस्ती टॉन को ये स्किल्स सिखाई थी बट उसके बार बार पूछने पर भी उन्हें उसे ये सब सिखाने का रीजन नहीं बताया था और वो आज जान गया था कि इस मुश्किल वक्त को गुजारने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। मैनेजर ऑन को लेकर पैसों का अरेंज करने जा ही रहा होता है कि ऊपर से गुंडे आकर उन पे अटैक कर देते हैं
और ये लोग इन्हीं के कर्जदार ही थे। ये सारा मंजर चैंप और जो भी देख चुके थे, इसलिए वो इनकी हेल्प करने फिर जाने लगते हैं। जो हैरान तो होती है कि ये छिपकली मैनेजर के साथ क्या कर रही है, बट फिलहाल तो वो जल्दी में इनसे बात किए बिना ही वहां से जाने की करते हैं। टॉन ने अपनी आईज कवर करके फाइट की थी और बस इन दी एंड वही जीतता है। मास्टर तो उसकी स्किल से काफी इंप्रेस हुए थे और अब वो इसे फाइनली स्पॉट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस साहब तो ऊपर से आकर इनसे तलवार छीन लेता है। वो भला इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कैसे गंवा सकता था। आज तो उसकी मुलाकात वाना से भी हो जाती है। वाना को इस पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इसने मेरे सिबलिंग्स को मारा है। खैर अब यहाँ पर उसका इरादा अभी फिलहाल वाना को लेकर जाने का नहीं था। अभी उसने तलवार को छुआ ही होता है कि करंट लगने की वजह से वो तो वही भरी बेहोश हो जाता है एंड उसके चेले अब जल्दी से उसे उठाकर वहां से जाने लगते हैं। एक्चुअली में जब तक किसी ने इसको यूज करने की परमिशन नहीं लेनी थी, तब तक इसे कोई भी टच नहीं कर सकता था। इसी वजह से बॉस की ये हालत हो गई थी। जाइटॉन को इसे यूज करने के लिए कहती है तो तब जाके वो इजीली इसे पकड़ पाता है और इस बात से सारे लोग काफी खुश होते हैं। जॉ ने इन दोनों की फोटोज बना ली थी कि वो ये टॉन को दिखाएगी और बस वो आइंदा इसकी चालों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वाना को बॉस पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके सिबलिंग्स को पकड़ने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी और वो अभी के अभी उससे बदला लेने जाने का सोचती है। जॉ और चैंप टॉन को देखने अपार्टमेंट में ही आ गए थे। पहले काफी लेट हो गई थी तो इसलिए उन्होंने वापस आना ही बेहतर समझा था। वाना को गुस्से में देखकर टॉन उसका गुस्सा कम करने लगता है कि अभी जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। हम बाकी की चीजें ढूंढ लें, फिर बाद में उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे और उसका खात्मा कर देंगे। जॉ और चैंप इन्हें हक करते देख चुके थे, इसलिए यहाँ पर जॉ काफी सैड हो जाती है कि टॉन मुझसे ज्यादा वाना की ही केयर करता है। इधर टॉन की फिर से कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, बट वाना को तो वो झूठ ही बोल देता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे लेकर परेशान ना हो। ऑफिस में से यहाँ पर ईशान के डिजाइनर्स ने उसका फर्नीचर बनाने से मना कर दिया था। वो को एक आइडिया आता है एंड वो टॉन को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का सोचता है। इस तरह ना सिर्फ वो जॉब पे वापस आ सकता था बल्कि इनका काम भी कंप्लीट हो जाता। इस बारे में बताने के लिए वो ऑफिस पहुंचा होता है। नुच को भी यहाँ पर इसका ये आइडिया काफी पसंद आया था। फिलहाल तो ये दोनों खुद से फासला रखने का ही सोचते हैं, यही इनके लिए बेहतर था। दूसरी तरफ वाना और टॉन अब अपने नेक्स्ट मिशन को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं, जो कि टीच ढूंढने का था। सारे फ्रेंड्स आकर टॉन को ये सरप्राइज देते हैं कि बॉस ने तुम्हें फिर से वापस ऑफिस में बुलवा लिया है। इस बात से वो काफी शॉक तो होता है, लेकिन साथ में कोई खास कुछ नजर नहीं आ रहा होता। एक्चुअली में उसे वाना की फिक्र थी कि अगर मैं जॉब पे चला गया तो इसकी हेल्प कौन करेगा। खैर सब लोगों के पूछने पर भी वो इन्हें अपने सैड होने का कोई भी रीजन नहीं बताता। मैनेजर एक कॉलीग को टॉन से बातें करते देख लेता है और अब गुस्से में उसे टॉन का एड्रेस पूछने लगता है। ये लोग इधर सेलिब्रेट करने में मगन ही होते हैं कि ऊपर से मैनेजर आकर इन पे अटैक कर देता है। उसका मकसद टॉन को इस वक्त खत्म करने का ही था कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। ये लोग मैजिक से उसके वार रोकते हैं। टॉन उसे कहता भी है कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारे करतूतों की ही सजा मिली है। अब मैनेजर तो किसी ना किसी तरह से इनके चुंगल से बच के निकल ही जाता है। जो जानती थी कि मैनेजर कहाँ पे रहता है, इसलिए पुलिस को वहाँ भेजकर ये लोग इसे अरेस्ट करवाने का डिसाइड करते हैं। अपार्टमेंट आकर मैनेजर जल्दी से ऑन को यहाँ से चलने के लिए कह देता है। बॉस को होश आ गया था और वो काफी गुस्सा में होते हैं कि वाना को आज वो हरा ही नहीं पाए थे। उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसकी हेल्प करने वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसलिए उसे हराना आसान काम नहीं था। अब ये अपने साथ के किसी को फाइटिंग में शामिल करने का डिसाइड करता है। मैनेजर ऑन को लेकर कहीं और शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पर सिर्फ आवारा लोग ही रहते थे। इस बात से वो काफी तंग होती है एंड जल्दी अब इस मैनेजर के चुंगल से बचकर निकलने के प्लान्स बनाने लगती है, क्योंकि ये साहब उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे। अब इसे भी शक था कि कहीं ये वापस जाकर पुलिस को मेरे बारे में बता ही ना दे, इसलिए वो इसे जाने नहीं दे रहा था। जॉ और चैंप ने एक फॉर्च्यून टेलर को बुलवा लिया होता है। वो तो अब इन्हें साफ कह देता है कि तुम लोगों को लव ढूंढने से नहीं मिलेगा, एक दिन खुद ही तुमको एहसास हो जाएगा कि लव तो तुम्हारे पास ही था। इस बात से ये लोग काफी हैरान होते हैं कि ये भला कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। खैर उन्होंने उसे बुलवाया था तो इन्हें पे भी करना पड़ता है। एक ब्यूटीफुल रिंग भी वो यो को देके ही जाता है कि इसको पहनने के बाद तुम्हें तुम्हारा लव मिल जाएगा। अब वो ये सही से पहन ही नहीं पा रही थी तो चैंप उसकी हेल्प करने लगता है। इस तरह यो के फैंस ये देखकर समझते हैं कि शायद ये रिंग उसका बॉयफ्रेंड उसे पहना रहा है, तो वो इसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। अब जब इस बात का यो को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है कि इन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिलिस्ट के साथ ही क्यों इंगेज करवा दिया है। ये सुनकर चैंप को बुरा लगता है कि ये मुझे इतना कमतर क्यों समझ रही है। खैर यो तो अभी के अभी उसे सबको सच बताने के लिए वीडियो बनाने का कहती है। मैनेजर ने फाइटिंग के दौरान पो को जख्मी तो कर दिया था, बट फॉर्चुनेटली वो बच ही जाता है। ठीक होते हुए भी नुच के आने पर वो इल होने का नाटक करने लगता है। सब इसकी ट्रिक समझ जाते हैं एंड वो नुच को इसकी केयर करने का कहकर वहाँ से जाने की करते हैं। जो चैंप को वीडियो में सब कुछ क्लियर करने के लिए कहती है तो वो आज इतना अपसेट हुआ था कि वीडियो में यही कहने लगता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता हूँ, भला मैं तो एक गरीब हूँ, मुझे तो कोई फ्रेंडशिप करना भी पसंद नहीं करेगा। और ये सब कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। यो को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिलहाल वो अपनी बनाई गई वीडियो अपलोड नहीं करती। चैंप उससे नाराज था तो वो खुद उसके पास जाकर उसे मनाती भी है कि मेरी वजह से तुम काफी हर्ट हुए हो, आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी। एंड यहाँ पर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि अब से हम अच्छे फ्रेंड्स बनकर ही रहेंगे। दूसरी तरफ वो नुच को खुद की गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है कि हमारा तो कोई जोड़ी नहीं है, तुम इतनी रिच फैमिली से और मैं एक पुअर गर्ल। इस बात से वो काफी इमोशनल हो जाता है। टॉन और वाना परेशान होते हैं कि आखिर हम टीथ कहाँ से तलाश करें। पहले तो इन्हें कहीं ना कहीं से क्लू मिल ही जाता था, अब फिर अचानक टॉन को ख्याल आता है कि जरूर हमारा और अपार्टमेंट में मौजूद लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो मुश्किल वक्त में वो हमारे काम ही आ जाते हैं। हमारी डेस्टिनी जरूर मिली हुई है। सो इस टीथ के बारे में वो बाकी सब मेरे से बात करते हैं एंड यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये टीथ तो पो के डैड के पास है। सब लोगों को अभी ये भी सरप्राइज मिला था कि वो सिया का ही बेटा है। खैर ये लोग सिया के पास टीथ लेने पहुंचे होते हैं।
वो तो बस वाना की खूबसूरती का ही दीवाना हो गया था। खैर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर वो इनसे इतना ही उगलवा पाते हैं कि टीथ तो बहुत साल पहले इन्होंने किसी को बेच दिया था। अब मुश्किल ये कि उस पर्सन को ढूंढना था जिसके पास ये अब मौजूद था। अब तो सिया इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो ही जाता है। उसने बहुत बुरे काम भी किए थे, इसलिए इनकी हेल्प करके वो मेरिट्स कमाना चाहता था। ये लोग क्यूरियस होते हैं कि आखिर सिया अब उस पर्सन तक पहुंचने के लिए कौन से प्लान्स बनाएगा। जो और वाना की भी अब अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। वो तो हर हाल में इनकी हेल्प करने को तैयार थी और मैनेजर के हाथ से भागने की ट्राई करती है, बट इन दी एंड वो उसके हाथों लग ही जाती है। पुलिस भी इनको पकड़ने आ चुकी थी, सो ये ऑर्न को लेकर वहां से भागने की करता है। दूसरी तरफ उस पर्सन को ढूंढने के लिए ये सब एक प्लेस पर आ गए होते हैं। हेल्प के लिए टॉन जब ऑर्न को कॉल करता है तो तब वो उसे मदद के लिए बुलाती है कि मुझे मैनेजर किडनैप करके ले जा रहा है। ये दोनों अब उसकी हेल्प करने जाने लगते हैं। बॉस ने मैनेजर को ही अपना साथी बनाने का डिसाइड किया था क्योंकि दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त था एंड आज तो वो उसे पुलिस के हाथों भी नहीं लगने देता। वाना और टॉन ऑर्न की हेल्प करने यहाँ पर आ गए थे, बट बॉस इनका मुकाबला करता है और वो दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। इस बात से ये दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं। अब जिस पर्सन के पास टीथ थे उसने बार में आज सिंगिंग कंपटीशन करवाया हुआ था, सो वो भी बाकी मेट्स के साथ गेटअप चेंज करके पहुंचा होता है। इवन कि सिया खुद भी काफी अजीब सी ड्रेसिंग में इनकी हेल्प करने यहाँ पर आ चुका था। वो इन दोनों को अंदर जाकर टीथ चोरी करने के लिए कहता है एंड खुद वो इन सब का ध्यान बटाने वाला था। वाना और टॉन भी अब वापिस आ चुके थे। ऑर्न तो बॉस के हाथ से जाना चाहती थी, बट वो उसे फिलहाल यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देते। मैनेजर को तो वैसे ही उसने अपने साथ मिला लिया था। फाइनली जो और चैम्प को टीथ मिल चुके थे, बट ये क्रिएचर तो काफी गुस्से में लग रहा होता है। खैर एंड टाइम पर वाना और टॉन इनकी हेल्प करने अंदर आ ही जाते हैं। ये क्रिएचर तो इतने गुस्से में लग रहा था कि सभी काफी टेंशन में आ जाते हैं कि हम इसे कैसे संभालें। वाना इससे बात करने की ट्राई करती है, लेकिन ये तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। या अलग से गुस्सा करने लगता है कि आखिर किसने मेरी इजाजत के बिना इसे आजाद किया है। खैर फिलहाल फाइट से ज्यादा इससे निपटना जरूरी था। सिया खुद इसे कंट्रोल कर लेता है, बट वो ये टीथ लेकर भागने भी लगता है कि मैंने इसे अब किसी को भी नहीं देना। सब उसे ये वापस करने को कहने लगते हैं, तभी अचानक ये फिर से बॉक्स में से बाहर आ जाता है। वाना अब इसे शांत होने के लिए कहती है और साथ में जब अपने मिशन के बारे में बताती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। अब की बार वो इनकी बात मान ही लेता है। या को ये लोग बॉस का बता चुके थे कि हमें उससे फाइट करने के लिए ही ये चाहिए, तो वो अब उन्हें ये सब दे देता है। और साथ में इन सबको ये भी पता चलता है कि हिया बॉस का ही बेस्ट फ्रेंड था, बट इसने बुरे कामों में उसका साथ देने की बजाय उससे फ्रेंडशिप तोड़नी ही बेहतर समझी थी। खैर ये उन्हें एक मैजिकल स्पेल भी देता है कि इसकी मदद से तुम लोगों को गायब चीजें भी दिखने लगेंगी। दूसरी तरफ बॉस ने रिचुअल के थ्रू मैनेजर को भी ब्लैक मैजिक ट्रांसफर कर दिया होता है। इसे पावरफुल वो बना ही वाना एंड टॉन को हराने के लिए था। टॉन की नोज से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वाना उसे लेकर काफी परेशान हो जाती है। इसके बार बार पूछने पर भी वो इसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। साथ में बस यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे लेकर परेशान ना हो। नेक्स्ट डे बॉस इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अब यहाँ पर नुच हैरान होकर टॉन से पूछ ही लेती है कि अब तो तुम वापिस आ गए हो, सो खुश होने की बजाय सैड क्यों हो। दूसरी तरफ वाना को शक होने लगता है कि जरूर टॉन का मुझे बचाने से रिलेटेड कोई कनेक्शन है, तभी तो हर बार की तरह इसकी अभी तबीयत खराब हो गई थी। वो इस बारे में बात करने ऑफिस पहुंच आती है एंड उसे नुच के साथ बातें करते देख लेती है। टॉन अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नुच को देना चाहता था एंड अपनी तरफ से ऑर्फन बच्चों की केयर करने का भी कहता है। अब तो वाना आखिरकार उससे पूछ ही लेती है कि तुम ऐसी बातें क्यों करते फिर रहे हो। तो अभी भी वो उसे सच नहीं बताता, बस ऐसे ही झूठ बोल देता है कि मैं मुझसे ये सब इसलिए कह रहा था कि फाइटिंग के दौरान हो सकता है मुझे कुछ हो जाए, तो चलो वो किसी का ख्याल तो रखेगी। अब वो टॉन पे ट्रस्ट करती थी, सो उसकी बात पे उसे बिलीव करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा ढूंढना था, इस बारे में पूछने के लिए वो ग्रैंडपा मॉन्क के पास पहुंचे होते हैं। निम्स हार्ट तो उनके पास भी नहीं था। मीन इस चीज की तलाश अब न सिर्फ बॉस को थी बल्कि इन्हें भी। खैर नेक्स्ट थिंग इन्हें टिक ट्री की सैप ढूंढनी थी, जो कि इस वक्त बॉस के पास ही मौजूद थी। अब इन्होंने जैसे तैसे करके बॉस से सैप लेकर आनी थी। ये दोनों जाना तो अकेले चाहते थे, बट चैंप और यो की रिक्वेस्ट करने पर इन्हें भी अब इन दोनों को साथ लेकर जाने की इजाजत देनी ही पड़ती है। बॉस का एड्रेस ये शमन के चेले से पूछ लेते हैं, क्योंकि माहिर उसे ही उसके अड्डे का पता था। आखिर को कुछ दिन उसका स्टूडेंट तो बना ही रहा था। ये लोग अपने साथ सेफ्टी के लिए बाकी के एलिमेंट्स भी लेकर जाते हैं। बॉस को इनके आने का पता चल चुका था, सो वो इन्हें रोकने का प्लान बना लेता है। एक प्लेस पर बुलवाने के लिए ये सब एक ट्रिक का यूज करते हैं और वाकई में बॉस साहब तो इनकी चाल में आ भी जाता है। इन लोगों को पहले वो प्लेस मिल ही नहीं रही होती एंड हिया की दी गई स्पेल को यूज करके ही ये लोग फिर उसे देख पाते हैं। यहाँ आने पर इन्हें सबसे पहले अब मैनेजर का सामना भी करना पड़ता है। वाना और टॉन इससे फाइट करने लगते हैं, जबकि चैंप आइरो एलिमेंट्स लेने अंदर जाते हैं। एक चेला इन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि ऑर्न ऊपर से आकर इनकी हेल्प करती है। बॉस तो वहीं पर बैठे बैठे मैजिक के थ्रू इन पे अटैक करवाने लगता है। आज तो मैनेजर में इतनी पावर्स आई हुई थी कि वाना और टॉन दोनों ही हारने लगते हैं और इस पे तो इनकी पावर्स काम ही नहीं कर रही थी। इधर ये लोग सैप को बहुत ढूंढने की ट्राई करते हैं, बट वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। ऊपर से और ज्यादा चेले आकर इन सबको कंट्रोल कर लेते हैं। बॉस ने भी अपनी सोल को यहाँ पहुंचाकर इन पे अटैक करवा दिया था। जो चेलों को अपने एक जाल में फंसाने की बहुत कोशिश करने लगती है और वाकई में इन्हें सबक सिखाकर अभी ये लोग मुड़े ही होते हैं कि ऊपर से मैनेजर आ जाता है। बॉस ने तो आज वाना की सोल लेने का पक्का इरादा कर लिया था। अब टॉन लाइटनिंग स्वॉर्ड का यूज करके ही उसे उसके हाथों से बचाता है और इसकी वजह से बॉस की कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर ये साहब तो आज बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले थे। चैंप और जो बस एक दूसरे को बचाने के लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं, बट ये उन्हें काफी ज्यादा हर्ट करता है। खास तौर पर जो तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी।
अब यो को इस बुरी कंडीशन में देखकर चैंप को इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो अम्यूलेट का यूज करता है, तब जाके ये मॉन्स्टर कहीं हारता है। अब वो फौरन से यो को देखने जाने लगता है और उनका इरादा था वो तो इनके साथ आज यहाँ से भागी जाएगी, इस तरह उसकी मैनेजर से जान ही छूटेगी। इधर वाना की हालत काफी खराब होती है, वो तो अपने मैजिक का भी यूज नहीं कर पा रही थी। खैर बड़ी मुश्किल से वो अपने बेड को यहाँ पर बुलवाती है। ये लोग ऑर्न को लेकर वहां से जा ही रहे होते हैं कि ऊपर से मैनेजर इन सबको तो वहां से जाने देता है बट ऑर्न को नहीं। खैर ये लोग भी बड़ी मुश्किल से ही उसके हाथों से बच के वहां से निकल आए थे। अब डॉन को तो वाना की केयर करने वाला था, इसलिए वो चैंप को अपने बिहाफ पर यो का ख्याल रखने के लिए कहता है और वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था। आखिर पहले उसने इसकी भी तो हेल्प की थी। ग्रैंडपा मॉन्क टॉन से यही कहते हैं कि वाना को अगर बचाना है तो तुम्हें अपनी कुछ और लाइफ एनर्जी इसे देनी पड़ेगी। एंड वो तो यहाँ पर उनकी बात मानने के लिए फौरन से तैयार हो जाता है। नुचपो को अपनी सैलरी देने आई खड़ी थी कि ये मॉम को दे देना कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी मनी उनको वापस लौटा दूंगी। मॉम भी अब ये सारा सीन देख चुकी होती हैं, उन्हें तो यहाँ पर नुच काफी अच्छी लड़की लगी थी। दूसरी तरफ एनर्जी देते हुए टॉन को काफी ज्यादा पेन होती है, बट वो क्या करता, उसे ये सब कुछ वाना के लिए बर्दाश्त करना ही पड़ता है। अब लव के लिए ऐसी तकलीफें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। बॉस वैसे तकलीफ में होते हैं कि पता नहीं अब की बार मैं उनसे जीत पाऊंगा या नहीं। चैंप ने यो का बहुत अच्छा ख्याल रखा होता है, वो अब सही सलामत उठ बैठती है, बट अचानक ही फिर उसका सर घूमने ही लगता है और वो गिरने लगती है कि चैंप जो उसे पकड़ रहा था वो उसके साथ ही बेड पर गिरता है और ये दोनों अब बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। और किसी ना किसी तरह से एक चेले का फोन उठाकर सिया को कॉल करती है, जो आगे से उसकी वाइफ ही उठाती है और जल्दी से इसे खुद को बॉस के चुंगल से बचाने के लिए कहती है। ऊपर से चेले साहब वहाँ पर आ गए थे तो इसलिए वो उससे फोन ले लेते हैं। अब ये मैडम फिक्रमंद तो हो जाती हैं कि पता नहीं वो किस हालत में होगी। खैर सबको बाहर भेजकर वो पहले सिया की काफी दुर्गत बनाती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस थी तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। खैर जो भी था वो अभी के अभी सिया को और उनकी हेल्प करने जाने के लिए कहती है कि तुम्हें मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, उसे जाकर ले आओ वरना समझो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों से पक्की। बॉस को ऑन के भागने का पता चल गया था, सो पनिशमेंट के तौर पर ये साहब खुद को एनर्जी देने के लिए ऑन की बॉडी का यूज करने लगता है। टॉन ने वानो को अपनी बहुत सारी लाइफ एनर्जी दे दी थी, सो इन दी एंड उसे होश आ ही जाता है। वो टॉन की कंडीशन खराब देखकर काफी परेशान हो जाती है। उससे पूछने पर टॉन तो नहीं बल्कि रूको उसे सच बता देता है कि अपनी लाइफ को खतरे में डालकर इसने तुम्हारी जान बचाई है। टॉन भी अब बेहोश हो चुका था तो वाना इसे लेकर और ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि मुझे लाइफ देते देते ये खुद मर जाए। मैनेजर साहब तो वाना और टॉन से निपटने के लिए फुल रेडी हो गए होते हैं। टॉन को अब होश आ गया था। वाना उसे नाराज तो होती है कि आखिर मेरी खातिर तुम्हें खुद का सैक्रिफाइस देने की क्या जरूरत है। टॉन उसे अपने लिए परेशान ना होने के लिए कहता है और ये दोनों एक साथ में प्रॉमिस भी करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए आखिरी सांस तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ये लड़ाई मिलकर जीत कर ही रहेंगे। ग्रैंडपा फिलहाल इन दोनों को अपनी प्लेस पर स्टे करने के लिए कहते हैं ताकि यहाँ से ये काफी पावर्स हासिल कर ले। आखिर को इन्होंने अब लास्ट फाइट ही लड़नी थी। अब गार्डियंस भी इनकी हेल्प करना चाहते थे बट वाना इन्हें साथ लेकर जाने वाला रिस्क नहीं ले सकती थी, सो ये लोग यहीं पर ही इन्हें अपनी पावर्स देकर ही कंफर्ट फील करते हैं। इस तरह तो टॉन एंड वाना दोनों ही काफी ज्यादा फ्रेश हो गए थे। कुछ बच्चे सिटी जा रहे थे तो टॉन इन्हें अपने लिए कुछ लेकर आने के लिए कहता है। अब वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। कैटी आर्यो चैंप के पास आए होते हैं तो यहाँ पर उसे मोटर बाइक चलाता देखकर ये समझने लगती है कि शायद इसे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, एवं ही उल्टे कामों में अपनी सारी एनर्जी जाया कर रहा है। बट वो तो यहाँ पर अपनी बाइक सेल करने ही आया था, फिलहाल वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जो इसे लाइक करने लगी थी तो चाहती थी कि ये बस अपना फ्यूचर ही संवारे, इसलिए वो चैंप को लेकर काफी फिक्रमंद हो गई थी। चैंप ने बाइक वाले पैसों से एक शॉप खरीद ली थी, वो वाना के लिए ही ये सब कर रहा था। आखिर को बहुत जल्दी वो उसे अपनी लव कन्फेशन जो करने वाला था। शहर से टॉन ने वाना के बेड के लिए बेडशीट ही मंगवाई थी जो कि काफी ज्यादा प्यारी होती है एंड वाना भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत लव तो करते थे बट अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं की थी। नुच और पो मॉम को इम्प्रेस करने उनकी प्लेस पर आ गए होते हैं। जब एक गुंडे से नुच अपनी जान पर खेलकर मॉम की लाइफ बताती है तो इस बात से वो उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती हैं एंड उन्हें अब तो अपने बेटे का नुच से डेटिंग करने से कोई ऐतराज ही नहीं था। तो इस बात से सभी काफी खुश होते हैं। यो को पता चल चुका था कि उस दिन चैंप को लेकर उसे गलतफहमी हो गई थी, इस बात के लिए वो उसके पास जाकर अपोलोजाइज करती है। खैर वो अब एक शॉप का ऑनर बन चुका था, सो यहाँ पर वो यो से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ही लेता है। अब बस उसे इसका रिप्लाई चाहिए था एंड फाइनली उसने उसका लव एक्सेप्ट कर ही लिया था। इस बात से खुश होकर चैंप उसे किस कर लेता है और ये दोनों अब काफी हैप्पी लगने लगते हैं। वाना और टॉन फाइनली अब बॉस का मुकाबला करने जाने ही वाले थे कि ग्रैंडपा हमें मैजिकल ज्वेलरी देते हैं कि अपने बाकी मेट्स को ये सब दे देना, ये उनकी रक्षा करेगी। बॉस वाना और टॉन को अपने पास बुलाने के लिए एक घटिया प्लान बना चुका था। अब दूसरी तरफ ये लोग अपार्टमेंट पहुंच आए होते हैं। टॉन सबको ग्रैंडपा की दी हुई चीजें देता है, तभी प्लान के अकॉर्डिंग और इसे कॉल करके एक प्लेस पर आने के लिए कहती है कि मेरे पास सैप है, सो इसलिए तुम लोग आकर मुझसे ले जाओ। सिया जिसे खुद ऑन की तलाश थी वो भी अब इनके साथ जाने का डिसाइड करता है। ये लोग अब उसकी हेल्प करने एक प्लेस पर आ चुके थे। फाइनली बॉस साहब अपने प्लान में कामयाब हो चुका था, वो वाना की सोल चाहता था, सो इसी वजह से इनकी यहाँ पर फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। इधर सारे मेट्स हैरान तो हो रहे होते हैं कि आखिर ग्रैंडपा ने हमें ये क्यों दिया है। खैर जो भी था वो इसके साथ हर मुश्किल घड़ी का मुकाबला करने को तैयार थे। इन्हें सैप मिल ही गई थी इसलिए ये लोग खुश होकर और उनको लेकर वापस आ जाते हैं। बट फिर अचानक इन्हें ये शॉक मिलता है कि ये सैप तो असली थी ही नहीं और फेक सैप की वजह से वाना बॉस के चुंगल में फंस जाती है। इस बात से टॉन काफी परेशान हो गया था। सिया और उनको लेकर अपनी वाइफ के पास पहुंचा था।
वो तो इसे अपने शौहर को फांसने पर माफ कर चुकी थी एंड साथ में अपने होटल में जॉब देने की भी बात करती हैं, तो वो इस बात से काफी इमोशनल हो जाती है। बॉस को वाना की कंप्लीट सोल चाहिए थी बट उसके पास फिलहाल हाफ ही आई थी, बाकी की सोल वाना ने अपने बेड में ही ट्रांसफर कर दी थी। इस बात पर टॉन को भी रुक के थ्रू पता चल चुका होता है। बॉस को तो अब वाना पे काफी गुस्सा आता है। खैर जो भी था वो अब बेड को ही यहाँ पर लाने का सोचने लगता है। टॉन बाकी मेट्स को इस सब का बता चुका था, वो भी अब फ्यूचर में इसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। चैंप और जो के रिलेशनशिप का जब सबको पता चलता है तो उन्हें इनके लिए काफी अच्छा फील होता है। खैर कुछ लोग अपार्टमेंट में ही रहकर बेड को देखने का सोचते हैं, जबकि 3 लोग वाना को देखने जाते हैं। अब यहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि बॉस ने अपने चेलों और डेथ क्रिएचर को बेड लेने भेज दिया है। इधर ये लोग इन सब से काफी परेशान हो जाते हैं और मैजिकल ज्वेलरी का यूज करने लगते हैं। बॉस ने तो टॉन के साथ फाइट करनी स्टार्ट कर दी होती है। अब यहाँ पर टॉन को ही मोहरा बनाकर उसने वाना से बेड को यहाँ बुलवा ही लिया था। वो इनकी सोल का यूज करके वाना को एक बैड गर्ल बना देता है और बस वो इससे टॉन को मरवाने लगता है। रुक टॉन से कहता है कि जब तक वाना की सोल होश में नहीं आ जाती तब तक इसकी बॉडी ऐसे ही फाइट करती रहेगी और इस पर से ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। सो टॉन फिर से अपनी सोल को वाना की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचकर वो उसे जगाने की ट्राई करने लगता है। एंड यहाँ पर वो उसे उसका प्रॉमिस भी याद दिलाता है कि हम दोनों ने मिलकर इनसे फाइट करनी थी ना, सो प्लीज जाग जाओ। आखिरकार वाना को होश आ ही गया था। इस बात से वो तो बहुत खुश होता है और ये दोनों ही मिलकर वापिस जिंदा सलामत वापिस भी आ गए थे। मैनेजर का खात्मा तो पहले ये कर चुके थे, अब बॉस सब क्रिएचर्स को मिलाकर खुद एक मॉन्स्टर बन गया था। इसे हराने के लिए ये लोग भी सारे अमीलर्स को मिला देते हैं और बस इस तरह बॉस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। बट यहाँ पर टॉन बेहोश हो गया था। चैंप और जो पुलिस को लेकर इन जेलों को पकड़ने आ गए थे। ग्रैंडपा मॉम टॉन को अपनी एनर्जी देते हैं तो तब जाके वो होश में आता है, लेकिन ये उसकी आखिरी सांसें थी क्योंकि वो बहुत जल्दी मरने वाला था। आखिर को उसने अपनी सारी एनर्जी वाना को जो दे दी थी। मरने से पहले वो वाना से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है एंड बस लास्ट में उसने उसकी गोद में अभी सर रखा ही होता है कि तभी उसकी डेथ हो जाती है। इस बात से वाना काफी इमोशनल हो गई थी। सब लोगों को जब टॉन की डेथ का पता चला था तो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वाना तो अपने सपनों में यही देखती है कि अभी टॉन उसके पास आएगा और कहेगा कि मैं जिंदा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और उसके साथ से वो काफी खुश भी होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। वाना ने लव करके नेम्स का रूल तोड़ा था, सो पनिशमेंट के तौर पर उसकी बॉडी को गायब होना ही था। वो इसे माफ करने को भी तैयार थे बट वाना डिस्ट्रैक्ट होना ही बेहतर समझती है। आखिर को अब उसने जिंदा रहना ही किसके लिए था। अब हमें बहुत महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर नुच और जो को बेबी होने वाला था। अब थोड़े अरसे बाद ये अपने दोनों बेबीज को लेकर बेड के पास आ जाते हैं। इसकी वजह से वो कभी भी वाना और टॉन की कमी को महसूस नहीं कर पाए थे। उन्हें लगता था कि जैसे ये दोनों इनके साथ ही हैं। इनके बेबीज काफी ज्यादा क्यूट होते हैं एंड लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइफ में वाना और टॉन एक नहीं हो पाए थे बट मरने के बाद हेवन में इनकी सोल्स एक साथ में थी और तब ये अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पी भी होते हैं।